यूपीपी री एग्जाम मैथ्स का फर्स्ट शिफ्ट हम कंप्लीट करने चल रहे हैं। आप मेरे साथ फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्नों को एक एक करके कवर करिए और इसका पूरा सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा। आपको जो प्रश्न समझ में आया हो, जो आपने कर लिया, अगर मान लीजिए आज के शिफ्ट का जो आज पेपर दिए वो लोग कोई देख रहे हैं तो हमें आंसर बताते चले, और जो तैयारी कर रहे हैं मतलब कल के पेपर की, परसों के पेपर की, 30 के पेपर की, 31 के पेपर की, वो लोग भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपना अटेंशन, अपनी प्रेजेंस को दिखाते रहें, कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहें, तो इससे हम आपकी कनेक्टिविटी को भी फील करते रहें। आइए पहले प्रश्न से शुरुआत होती है, स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं। ये दूसरा ही प्रश्न था पेपर का। आप जैसा जानते हैं कि यूपीपी का नेचर है कि पूरे पेपर से 150 प्रश्नों में आप ढूंढ के देखिए तो मैथ के प्रश्न अलग अलग बिखरे पड़े होते हैं। उसी आधार पर दूसरा ही प्रश्न शुरू हुआ, जहां पर लिखा है P इज ग्रेटर देन, अब ध्यान से देखिएगा, P इज ग्रेटर देन Q है। इसका मतलब है कि लिखा जाएगा P स्क्वायर प्लस Q क्यूब। दूसरी तरफ यहां पर अगर P लेस देन Q है तो लिखा जाएगा P क्यूब माइनस Q स्क्वायर। इस आधार पर इसने हमको एक स्टेटमेंट दिया और उसका सोल्यूशन कहा करने को, 1 ग्रेटर देन 2 है पहले ब्रैकेट में और लेस देन 3 है, इसका मान पूछा गया है। तो सबसे पहले ग्रेटर देन वाला पैटर्न लगेगा। इस तरह से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रकार का पैटर्न बना दिया जाता है और कहा जाता है इस तरह का जब भी जिसके साथ रिलेशन हो आपको इसको ऐसे डील करना है। तो मैंने एक को माना P और 2 को माना इस कंडीशन में Q, और यहां पर तुरंत कहा कि a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। यहां पर 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब 1 ही होता है, मतलब यह मान 9 हो गया। अर्थात इस ब्रैकेट से हमको क्या प्राप्त हो गया, 9। और 9 देखा कि लेस देन, मतलब 9 अगर देखा जाए लेस देन, अर्थात यहां पर प्रेजेंट कैसे किया है, जैसे यहां पर देखिए 9, अब यहां पर देखिएगा लिखा है लेस देन 3, मतलब इस हिसाब से लिखा हुआ है। तो इस तरह से जब वैल्यू यहां पर लिखी हो तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, जैसा इसने कहा है P क्यूब माइनस Q स्क्वायर करना। अब इसको P मानिए और इसको आप लोग क्या मानिए, Q मानिए। तो P का मान है मतलब 9 का क्यूब कर दीजिए, माइनस आप 3 का वर्ग कर दीजिए। 9 का क्यूब होता है 729, ध्यान से देखते हैं, 9 का क्यूब 729 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, घटा दिया 720 आंसर आएगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 720 होगा। देखिए जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है। आप सभी लोगों ने अगर डी ऑप्शन इसके लिए प्रेफर किया था तो एकदम करेक्ट सोल्यूशन आपने बनाया था, अच्छे से इसको हल भी किया था। आशा करता हूं चीजें समझ में आई होगी। बहुत ध्यान से चीजों को पैटर्न करिए, समझिए, मिलाइए और अगले प्रश्न पर आगे बढ़ जाइए। मैंने इस तरह के वेन डायग्राम के बहुत सारे प्रश्नों को आपको करवाए थे। यह प्रश्न भी ध्यान से देखिएगा तो आपको यह एकदम कनेक्ट होता दिखेगा, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से मैच करता ही दिखेगा। प्रश्न क्या है, 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम, घर के अंदर के गेम खेलना पसंद करते हैं, 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। 18 को वीडियो गेम और आउटडोर गेम खेलना पसंद है, 42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम खेलना पसंद है, तथा 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद हैं। वेन आरेख का उपयोग करके उन छात्रों का भी, यहाँ पर ना भी लिखें तो भी हम वेन डायग्राम का उपयोग करेंगे। हम 3 डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे सर्कल के माध्यम से। एक हमने बना दिया सपोज करिए वीडियो गेम का, एक हमने इंडोर गेम का, और साथ में हमने एक बना दिया आउटडोर गेम का। ये आपका देखिए वीडियो गेम है, ये आपका इंडोर गेम है, इंडोर को देखिए ऐसे लिख दिया, ये आउटडोर गेम है, ऐसे हमने प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन कैसे दी, 140 को भी दिमाग से निकाले रहिए। 60 विद्यार्थी यहाँ पर क्या है, जो कि वीडियो गेम खेलते हैं, 70 विद्यार्थी जो है इंडोर गेम खेलते हैं, और 75 विद्यार्थी जो है आउटडोर गेम खेलते हैं। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन देखिए। अब यहाँ पर जब भी कभी ऐसे प्रश्न आए तो कुछ बातें डायग्राम की आपको दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे अगर ए आंकड़ा, जैसे इसने अगली लाइन देखिए कहा, इसके अतिरिक्त 30 इंडोर और आउटडोर का आंकड़ा ए है, इसको पूरा देखिए तो 30 है, ये पूरा 30 है, करेक्ट है। इसके आगे चलिएगा, 18 को वीडियो गेम और आउटडोर गेम, वीडियो गेम और आउटडोर गेम को देखा जाए तो ये आंकड़ा आपका वीडियो गेम और आउटडोर का है, तो यह 18 की संख्या इसकी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा इसने कहा 42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम पसंद है, तो 42 का आंकड़ा ए वाला हो जाएगा, तो यह संख्या आपकी 42 हो गई। अब इसके बाद इसने कहा कि 8 ऐसे है, पढ़िए देखिए, 8 को सभी गेम पसंद है सभी प्रकार के, तो यहाँ पर 8 प्रेजेंट हो जाएगा। अब 8 जैसे ही प्रेजेंट होगा, इसने हमसे पूछा गया कि हमें उन छात्रों की संख्या बतानी है जो केवल आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, उनकी संख्या को बताना है। अर्थात मुझे इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर ये पूरा आंकड़ा 18 है, 18 में से 8 निकाल दीजिए तो यह 10 हो जाएगा। अगर यह पूरा आंकड़ा आपका 30 है तो 30 में से 8 निकाल देते यह 22 हो जाएगा। अब इस आधार पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इस आधार पे हम लोगों को यहाँ पर इसकी संख्या अगर निकालनी, क्योंकि ये पूरा का पूरा गोरा 75 के बराबर है,
22 8 30 होता है, 30 10 40, अगर 40 हम 40 निकाल देते हैं 35 से तो यह संख्या हमको प्राप्त होगी 75 माइनस 40 होगा, जो कि 35 के बराबर हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर कितना होगा? 35 होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पाई चार्ट का प्रश्न है। पाई चार्ट देखिए आपने किस तरह से उसने अपने रूप को बदला। जो पहले पाई चार्ट का पैटर्न होता था 19 तक के पेपर में, उसी तरह का पैटर्न इस बार दिया है। हालांकि उसने 24 में जब फरवरी का पेपर हुआ था उस समय एक फिगर पर 5 प्रश्न पूछे थे, लेकिन मैं फिर भी आपको डाउट दे रहा था। मैंने जब मैराथन लिया था डीआई का तो मैंने उसमें स्पष्ट किया था कि हो सकता है कि एक फिगर पर एक प्रश्न आए, और ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन फिर भी वही चीज वही पैटर्न आपको देखने को मिला है। मैंने मैराथन में हर फिगर से 5-5 प्रश्न कराए थे, संभवतः उसका उपयोग आपको देखने को मिल रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, इसमें कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। निम्नलिखित पाई चार्ट का परीक्षा के लिए नामांकित विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों, विभिन्न संस्थानों में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों, नामांकित अभ्यर्थियों में से वितरण दर्शाते हैं। ये नामांकित अभ्यर्थी हैं 8550 इनकी संख्या है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल 5700 हैं। अलग अलग जो यहाँ पर विद्यालय दिए गए, संस्थान दिए गए, संस्थानों का नाम अलग अलग है। देखिए आप देख पा रहे होंगे PQREST UB या BX करके ऐसे संस्थान हैं, जिनमें जो नामांकित छात्र है, जैसे इसमें 22% है, इसमें 15%, इसमें 10%, इसमें 17%, 8, 12 और 16%। अब अगर मान लीजिए कुल 5700 अभ्यर्थी पास हुए हैं तो उसमें से P में कितने परसेंट पास हुए हैं? 18, Q में 17, R में 13, इस तरह से अलग अलग पास हुए हैं। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि संस्थान यस और पी से उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण के लिए मुझे इधर आना होगा। तो और किस किस संस्थान को देखना होगा? यस को देखना होगा और पी को। जोड़ के देखिए 18 और 16 मिलके 34% होता है। 34% है, 34/100 कर दीजिए, गुणे आप कर दीजिए 5700, 0 0 खत्म हो जाएगा। 34 का 57 से गुणा कर डालिए, 34 का 57 से गुणा कर लीजिए तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप चाहे ऐसे लिखिए, 34 गुणे 60 माइनस 3 कर दीजिए, 0 हो गया। 6 चौके 24 हो गया, 6 त्रिक 18, 2 20 हो गया। माइनस अगर हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 3 चौके 12, 3 तिया 9 1 10, 10 से 2 8 होता है, देख पा रहे हैं। 3 होगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 10 से 1 9, 1938 है यहाँ पे टोटल। कितने हैं? 1938। इधर चले आइए, आगे बढ़ते हैं। तथा संस्थान टी और आर से नामांकित जो अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, टी और आर की बात कर देते हैं। तो टी कितना है? 8% है, और आर देख लीजिए 10% है। 10 और 8 मिलकर 18% है। बट ये 18% क्या होगा बताइए? 18/100 होगा, लेकिन कहां से होगा? 8550 से होगा। 8500 कितने से होगा? 50 से। 8550 से होगा। ये 0 खत्म कर दीजिए। 5 दूना 10 होता है, 5 1 के 5, 5 7 35, 5 1 के 5, 2 9 18 होता है, 9 1 के 9, 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 1 के 9 6 15। इतने तो रजिस्टर्ड थे। अंतर पूछा है दोनों में, पढ़िए। कुल संख्या के बीच का अंतर बताना है। 1938 से आपको घटाना है 1539 को। तो 18 से 9 9 होता है, 12 से 3 3 होता है, 12 से 3 9 होता है, और 8 से 5 3 होता है। 399 का डिफरेंस है। ये पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। आशा करता हूं आपको यह पैटर्न और इस तरह का प्रश्न मैंने कई बार कराए थे डीआई में, और विश्वास है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? सम संख्या मतलब अगर पहली n है तो अगली n+2 होगी, अगली n+4 होगी। अगर हम इस तरह से एकदम ट्रेडिशनल चले जाते हैं तो आप प्रत्येक को जोड़ दीजिए, क्योंकि औसत योगफल हमको डायरेक्टली 78 दिया ही है। तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो इस हिसाब से हम लोग को आंसर मिल भी जाएगा। तो ये हो जाएगा 3n + 4 2 6 बराबर आप 78 कर दो। 3n बराबर आपका 72 हो जाएगा, 6 घट करके, और n बराबर 24 हो जाएगा। मतलब अगर यह संख्या 24 है तो अगली संख्या 26 होगी। ऑप्शन डी इसका राइट सोल्यूशन होगा। लेकिन करने के लिए और भी तरीके थे, जैसे 3 संख्याओं का अगर योगफल हमको 78 दिया है तो जो बीच की संख्या होगी वह इसका औसत होगी। और औसत हमेशा क्या होता है, ध्यान दीजिए, अगर 3 ही संख्या है तो औसत 78 बटा आप कितना कर दो? 3 कर दो। 26 डायरेक्ट हमको बीच की संख्या पता चल जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है। तो डी ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं, इस प्रश्न का करेक्ट है। विश्वास है कि भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाइए। कोड के अनुसार आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसकी वैल्यूज दिया है ए, इसको बी बोला है, इसको सी। हालांकि इसको रीजनिंग में रवि सर भी कराए होंगे, लेकिन देख लीजिए इस प्रश्न का मान क्या होगा। ए बी सी डी ई के द्वारा निर्देशित किया गया है। प्रश्न क्या होगा? बी प्लस ई है पहले ब्रैकेट में, और यहाँ पर डी प्लस ए है दूसरे ब्रैकेट में, बीच में माइनस है। तो बी और ई को जोड़ना है हम लोग को, तो 4 1 5 हो जाएगा। माइनस डी और ए को जोड़ना है,
डी और ए का मतलब 3 और 1 मिलकर के कितना, 3 और 0 मिलकर के 3 होगा। 5 से 3 निकला तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो रही, 2। तो जो हमारे पास किसका मान था, एक तरह से सी का मान था। मतलब एक प्रकार से आंसर आपका डी ऑप्शन आ रहा है और 2 है राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का, जो आप लोगों ने अच्छे से किया भी होगा। मिला लीजिएगा अपने अपने आंसर्स को। अगले प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के कंबाइन कॉम्बिनेशन का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपए है। ठीक है, 5% की दर है, ध्यान से देखिएगा, दर है 5% और समय है 2 वर्ष। समय कितना है, 2 वर्ष। और यह जो साधारण ब्याज आपको दिया है वो कितना दिया है बताइए, साधारण ब्याज आपको दिया है 1600 रुपए। ध्यान से देखिएगा। अब हमसे कहा है कि उसी धन पर, धन वही रहेगा, 3 साल के बाद दर भी वही रहेगी, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है कि कितना हो जाएगा। थोड़ा चाहे तो टेक्निकल भी जा सकते हैं, बट थोड़ा सा ऐसे ही समझ लीजिए, कोई ऐसा नहीं। मैंने साधारण ब्याज वाला सेशन जब लिया था तो कहा था दर और समय को कंबाइन कर दो 10%। 10% मतलब 1/10 होगा, अर्थात यह ब्याज होगा, तो मूलधन होगा। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हो कि मूलधन हमारा, मतलब ब्याज तो अपना दिया ही, अर्थात 1 का मान 1600 है, तो मूलधन अर्थात 10 का मान बोलिए कितना हो जाएगा, 16000। अर्थात प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 16000 है। अब हमारे पास दर तो वही है 5%। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5% का मान होता क्या है, 1/20 होता है। 20 में 1 जुड़ा तो 21 हुआ, 20 में 1 जुड़ा तो 21 हुआ, 20 में 1 जुड़ा तो 21 हुआ। ऐसा पैटर्न ही पढ़ाया गया होगा, अर्थात यह प्रिंसिपल है और यह अमाउंट है। करेक्ट है। तो आप यहां पर देख लो, कंबाइन करके 20 का क्यूब होता है 8000, ये सही है। और 9261 होता है इसका क्यूब 21 का, 9261 होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही सीआई होगा, सीआई हो गया 1261। यही आपको फाइंड भी करना है, इसी की वैल्यू को। अब आपको दिया क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। आपको प्रिंसिपल दिया है जो 8000 है, तो हम लिख दें कि 8000 बराबर, 8000 को अगर हम कंपेयर कर लें सीधा सीधा अपने प्रिंसिपल से जो हमारे पास एग्जैक्टली दिया हुआ है, मतलब इस 8000 को लिखो कि 8000 किसके बराबर है, प्रिंसिपल अर्थात 16000 के। और हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है जो कि 1261 है, इसका मान 1261 का मान कितना होगा, 2 बार जा रहा है, 2 से गुणा करो, 2 1 के 2, 2 6 12 होता है, 2 दूना 4 1 5, 2 के 2522 है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 2522 2522। और अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कंबाइन कर दिया तो अब तक बढ़िया प्रश्नों को आप लोग देख रहे हैं। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर पहला ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, एक ड्यूरेशन दिया है। अक्सर ऐसे प्रश्न बैंक में पूछे जाते हैं लेकिन बहुत टफ नहीं है। जैसे कि 12/2, ध्यान से देखना, 2022 की बात है, 12/2/2022 है से 11/2/2023 ये ड्यूरेशन है, इस समय है। कंफर्म हो गया कि यह समय 1 वर्ष है। भाई एकदम एग्जैक्टली देखिए, फरवरी 12 से शुरू हुआ और 11 पीछे वाली फरवरी को खत्म हो गया, 1 वर्ष पूर्ण बीत गया। दर कितनी है, 15%। दर कितनी है बताइए, यही डाउट रहता है कभी कभी, इसमें ऐसा टाइम ड्यूरेशन दे देता है जो महीने में आता है, दिन में आता है, तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन। इसमें बहुत ही आसान कर दिया क्योंकि समय को एग्जैक्टली 1 साल दे दिया। दर दिया है 15% और एक मूलधन दिया है 73,000। हमसे पूछा साधारण ब्याज क्या होगा, अभी पीछे वही जो हम डिस्कस किए कि 1 वर्ष को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15% हो गया। 15% बराबर कितना लिखा जा सकता है, 5 × 15, 5 बिसाम में 100। 3 आपका साधारण ब्याज है, 20 आपका मूलधन है। तो यहाँ मूलधन दिया है तो 20 बराबर आप 73,000 कर दो। 3 बराबर क्या होगा, शून्य से देखिए खत्म, 2 × 6 होता है, 2 × 12, 2 × 5 10, 0 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 0 0, 3 5 15, 3 6 18 19 की 9, 3 3 9 1 10, 10,950 होगा, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। विश्वास है कि भी समझ में आपको आया होगा, एकदम कंफर्म आप लोग सोल्यूशन मैच करा सकते हैं। एक बात मैंने देखा है, इस चीज को आपने अनुभव किया होगा, जो बच्चे देख रहे होंगे जिन्होंने पेपर दिया। जैसे मान लीजिए हम लोग के घर में कुछ ऐसे हमारे बुजुर्ग होते हैं जो हमेशा हमको प्रेरित करते हैं पढ़ाई लिखाई के प्रति। हम लोग भी मतलब उनकी बातें सुनते हैं, मानते हैं। कभी कभी जैसे हमारे गार्जियंस जिनको मैथ नहीं आती है वो हमारा टेस्ट लेने बैठ जाते हैं, समझ रहे हैं, कैसे बनाते हैं प्रश्नों को। प्रश्न देखते हैं, उत्तरमाला में उसका आंसर होता है, ठीक है, वहीं से टिक कर देंगे, इसको करो, इस पन्ने पर ये प्रश्न, इस प्रश्न पर, तो इस प्रश्न को टिक कर दिया। वैसा ही एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया, कोई चैप्टर उन्होंने उठा लिया, जैसे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज उठा लिया, एक प्रश्न पीछे दे दिया, फिर एक पलट कर दे दिया। ऐसे आप पेपर देते चले जाओ, आपको ऐसे ही प्रश्न का पैटर्न दिखेगा। और टाइम एंड वर्क उठाएगा, एक प्रश्न उठा दिया,
दो प्रश्न, एक पन्ने पर एक से ले लिया, दूसरे पन्ने से दूसरा ले लिया। ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पर प्रश्न पैटर्न को जनरेट किया गया है, जैसे आप देखेंगे तो क्लियर होगा। अब देखो ये आ गया छूट का प्रश्न, बहुत आसान सा था। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 475 रुपए है। एक वस्तु थी, खरीदने गए, 475 रुपए उसने दाम बताया। हमने कहा भाई कुछ छूट दे दो, उसने कहा 15% की छूट है। 15% की छूट है, हमें नहीं पूछ रहे हमको कितने में मिलेगी। हमने कहा यार सही बताओ, ये 15% नहीं क्लियर होता है, वैल्यू बताइए कितने की छूट है। तो कहेगा इसका मूल्य निकाल दो इसी अंकित मूल्य पर, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर आधारित होती है। तो इसको 15 बटे हम 100 कर दें, कर दिया, 475 कर दें, करेक्ट है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये छूट की वैल्यू एग्जैक्टली आएगी। 5 15, 5 बिसा में 100 होता है, 5 चौके 20 होता है, 5 9 45, 5 पचे 25 होता है, 3 पचे 15 हुआ, 3 9 27, 1 28, डिवाइड बाई आप 4 कर दो, 4 सते 28, 4 1 4, 4 2 8, 4 पंचे 20, 71.25 छूट की एग्जैक्ट वैल्यू है जो दुकानदार हमें प्रोवाइड कर रहा है परसेंटेज के रूप में 15%, और रियलिटी में ये छूट हमारे पास 71.25 की है इस अंकित मूल्य पर। प्रश्न डन। अगले प्रश्न पर आइए। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कहता है कि 10% की छूट हमारी तरफ से प्रेजेंटेड है, लेकिन वो कहता है भाई देखो एक काम करो, छूट तो ठीक है लेकिन आपको 8% का कर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी एसटी देने पड़ते हैं हम सबको। मतलब छूट तो दिया, छूट के बाद 8%। एक बात दिमाग में रखिएगा, टैक्स जो होता है हमेशा पेएबल अमाउंट पर होता है, तो छूट के बाद जो अमाउंट बना उस पर टैक्स लगता है। तो इसलिए सतत प्रक्रिया पर आधारित ये कॉन्सेप्ट है कि एक बार तो उसने वस्तु का दाम घटाया, घटाकर उस पर फिर 8% का टैक्स लगा दिया, और इन सब के बाद उसने हमें वस्तु 34,020 रुपए में बेचा। हमसे पूछा कि उसका प्रिंटेड प्राइस क्या था जो उसने दिखाया था। मैंने कहा नहीं था, छूट का एक प्रश्न पहले पन्ने पर पाया, थोड़ा आसान टाइप का। अब दूसरे पन्ने पर गया तो थोड़ा बड़ा प्रश्न मिल गया, तो उसने बढ़िया से पेपर आपको दे दिया बना करके, ठीक है। सबसे पहले 10% की छूट है, 10% की छूट है, फिर 8% का बिक्री कर है ना। चलिए, कर बढ़ता है, छूट घटता है। 10% को 1/10 कहते हैं, लिख सकते हैं 10/100। 8% को 4 दूना 8, 4 25 बार 100, 2/25 कहते हैं। अर्थात अगर वस्तु का अंकित मूल्य हम एमपी माने और सेलिंग प्राइस एसपी माने, तो कहेंगे 10 में से 1 घटकर कितना होगा, बोले 9 होगा, और 25 में 2 जुड़ करके 27 होगा। हमने इसको पेमेंट किया है 34,020 रुपए को, करेक्ट है। हमें इसका मूल्य बताना है, यही प्राइस हमको जनरेट करनी है। आइए करते हैं, 9 से डिवाइड करें, 9 त्रिक 27, 27 और 9 त्रिक 27, 9 चौके 36 नहीं जा, 9 7 34, 7 0, 9 सते 63, 9 8 72 0। फिर 9 से काटिए, क्योंकि 27 का पहाड़ा तो मुझे नहीं आता, हो सकता आपको आता हो, लेकिन हमें नहीं आता। 9 त्रिक 27 है, 9 चौके 36 होगा, 9 दूना 18 होगा, 0, फिर 3 से काट दिया, 3 1 के 3 हुआ, 3 चौके 12, 140 हो गया। 25 को 10 से गुणा किया, 250 हुआ। 250 को 140 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसका अंकित मूल्य पता चल जाएगा। 2 0 बढ़ाइए, 14 पंचे 70, शून्य हासिल 7 हुआ, 14 दूना 28, 7 35 हुआ। तो उसका प्रिंटेड प्राइस एग्जैक्टली 35,000 रुपए रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, करेक्ट हल है। अगले प्रश्न पर आइए। ये देखिए औसत का प्रश्न, मैंने कई बार इस तरह के प्रश्नों को कराया है। औसत हम सबको पता है कि योग बटा संख्या होता है। जैसे हमसे कहा दो संख्या, एक है x, दूसरी है 1/x। दो संख्याएं आपको दिया है, x है, दूसरा 1/x है। कह रहा है कि इनका जो औसत है, इनका जो औसत है वो यम है। कितना है, यम है। अगर दो संख्याएं हैं, पहली और दूसरी, औसत क्या होता है, योग बटा संख्या। मतलब हम लिख दें x + 1/x और बटा 2 कर दें तो बराबर यम होगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2m इनका योग हो जाएगा। दोनों संख्याओं का जोड़ 2m हो गया। अब इसने हमसे पूछा x² और 1/x² का औसत, इनका औसत क्या होगा बताइए। अगर आपसे मैं कहूं कि औसत निकालो, तो औसत भैया इनको जोड़ो, जोड़कर 2 से भाग करो, यही तो औसत होगा दो संख्याओं का। तो आप ऐसी कंडीशन में है, वहां पहुंचना चाहते हैं, तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो। x² + 1/x² + 2 होगा, बराबर 4m² हो जाएगा। इससे हम लिख सकते हैं x² + 1/x² बराबर 4m² माइनस कितना होगा बताइए, 2 होगा। औसत करना है, बटे 2 करिए, तो इसको भी बटे 2 करना होगा। बटे 2 करते ही वैल्यू देखो तुरंत कितनी हो जाएगी, 4m² - 2 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन कर लीजिए तो 2m² - 1 डिवाइड बाई कितना होगा, 2, 2 2 से कटा, आंसर आ गया 2m² - 1। ये राइट सोल्यूशन होगा, आप लोग मिला लीजिए। डी ऑप्शन में लिखा है 2m² - 1, दिस इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। सही उत्तर आपके सामने है। अब अगले प्रश्न पर बढ़िए, 43 डन होता है, 44 पर आते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, यदि 9 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका औसत 132 दिया है।
तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर बताओ। कोई बहुत ट्रेडिशनल जाएगा, जैसे क्रमागत सम संख्या का 2 प्रश्न पूछ लिया इसने, एक पहले पूछा था, एक थोड़ा सा बड़ा पूछ लिया, थोड़ा सा इसने आर्डर को चेंज कर दिया, उसको कुछ पहले स्थान पर कर दिया, इसको यहाँ थोड़ा देर ला करके इसने कर दिया। एक संख्या अगर n है तो अगली n+2 है, अगली n+4 है, ऐसे बढ़ते चले जाएं तो अगली संख्या लास्ट वाली संख्या तक पहुंच सकते हैं। अभी तो 3 ही लिखा, 9 ही लिखने में क्या ही जाएगा हमारा, लिख सकते हैं। जोड़ दिया, जोड़ करके 132 गुणे 9 करके योग से कंपेयर करके n का मान निकाल सकते हैं। बट मैं बता दूं ऐसे प्रश्नों में 132 का कोई उपयोग ही नहीं है। अगर हमारी पहली संख्या n है, अंतिम संख्या सोचो क्या होगी। अंतिम संख्या कैसे निकलेगा, जैसे पहली संख्या n है, दूसरी संख्या n+2 होगी, सम संख्या की बात है। दूसरी, तीसरे में n+4 होगा, करेक्ट है, तीसरे में n+4 होगा। चौथे में n+6 होगा, n+ क्या होगा 6 होगा, ये भी सही है। पांचवे में n+ क्या होगा 8 होगा। क्या हो रहा है पता है, जैसे पांचवा है तो 5 दूना 10, 10 में से 2 घटकर 8 हो रहा है। ऐसे 9वां 9 दूना 18, 18 में 2 घटकर के n+16 होगा। अंतिम संख्या n+16 होगी। अब सोचो पहली संख्या n है और अंतिम संख्या n+16 है, अंतर बताइए क्या होगा। अंतर सीधा सीधा 16 का हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, आप लोग नोट करिए, डी 16 करेक्ट। मतलब कहा ना 132 का कोई रोल ही नहीं है, सीधा सीधा हम लोग पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर डिसाइड कर सकते हैं। बाकी करने को तो बहुत थ्योरेटिकल प्रोसेस है, बट ऐसे ओरल हम लोग बता सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपका एग्जैक्टली 16 है, डी ऑप्शन में दिया है। अगले प्रश्न पर आइए। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की जब वृद्धि होती है, कोई भी वैल्यू जब किसी भी वस्तु का दाम बढ़ता है, तो हमें अगर एक बजट हमने प्लान किया था, उस बजट में अब हम सामान कम खरीद पाएंगे। जैसे हमने मान लो 1200 का बजट चावल खरीदने के लिए बनाया था घर में, और चावल का दाम 25% बढ़ गया, तो 1200 में 6 किलोग्राम हम कम चावल खरीद पाएंगे। मतलब इसको ऐसे सोचिएगा, दाम 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 हमारा देखिए कैसे फ्लैक्चुएट हो रहा है, और दाम के साथ साथ हम दूसरी चीज दाम और मात्रा को कंपेयर करें। पहले तो दाम डिसाइड करो, 25% घटा है, बढ़ा है घटा, बढ़ा है 25%, 1/4, इसका मतलब अगर पहले का ओरिजिनल और न्यू ये दो हम प्राइस लिख रहे हैं, दैट इज रेट। दाम को रेट माना कि 4 था तो 5 हो गया, ये रेट हमने डिसाइड कर दिया। अगर दाम हमने 4 और 5 के अनुपात में लिखा है, तो मात्रा अपनी क्या होगी पता है, मात्रा हमारी ये ऐसे हो जाएगी, इसका मतलब है उल्टा हो जाएगी। अगर हमारा रेट कम था तो सामान ज्यादा मिलता था, रेट ज्यादा हुआ सामान कम मिलता है। सामान कितना कम हुआ अनुपातिक रूप से 1, और यहां पर रियलिटी में कितना कम हुआ है 1200 में 6 किलोग्राम, मतलब 6 किलोग्राम 1200 में। अर्थात ये कैसे कह सकते हैं कि 1200 रुपए में अगर हम खरीदते तो हमें 6 किलोग्राम सामान कम मिलता। तो अगर हम 1 की बात करते तो कितना आ जाता बताइए, 6 दूना 12, 200 आ जाता। 1 का मान देखो कितना आ गया 200। लेकिन आप ये सोच लेना, अगर 1 का मान आपका 200 है, ध्यान से सुनिएगा, 1 का मान अगर 200 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब हम ऐसे सोचेंगे, क्योंकि यह दाम है, ये दाम है 1 का, मात्रा करनी है। ठीक है, मात्रा करनी है तो मात्रा मतलब रेट हमको निकालना है, तो रेट का मतलब दाम को हम मात्रा से भाग कर दें। 200 को हम किससे भाग कर दें बताइए, 200 को हम 5 से भाग कर दें, 40 रुपए पर केजी उसका ओरिजिनल रेट था, जो कि आपको पहले से कंफर्म हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया जाएगा। ठीक है, हम इसका दूसरा भी पैटर्न, दूसरा भी तरीका फॉलो कर सकते थे। जैसे ऐसे 4 से 5 हो गया, तो 1200 रुपए अगर अपना बजट था तो 4 के हिसाब से खरीदते 300 किलोग्राम मिलता, भाग कर दीजिए, और 5 के हिसाब से खरीदते तो 5 दूना 10, 5 हो गए 240 किलोग्राम मिलता। यहां पर डिफरेंस बताइए 60 का है, रियलिटी में डिफरेंस 6 का है, 1 बराबर 10 है। पहले का रेट देखो 4 है, अब का रेट 5 है, तो 4 बराबर 40। ऐसे भी बता सकते थे 40 रुपए पर केजी पहले का रेट था, अभी का रेट बढ़ करके 50 हो जाएगा। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर 45वां आपका डन होता है, जो 40 रुपए पर केजी होगा, अर्थात पहले का रेट आपको कंफर्म हो गया है। आशा करता हूं आपको क्लियर समझ में बातें आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इस तरह के मासा पूछ लिया है तो ठीक ही है, पुलिस का एग्जाम ही है, कोई ऐसा नहीं है। हमारे पास है 0.05, 0.5 है, 0.25 है और 1.25 है का हमसे मासा अर्थात एचसीएफ पूछा है। मासा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मासा दी गई संख्याओं में सबसे छोटी होती है या उससे भी छोटी होती है। सबसे पहला काम सबके दशमलव गायब करिए। दशमलव जब गायब किया तो इसको हमने 2 स्थान पर था, इसका भी 2 स्थान बना दिया, ऐसे बना दिया। ये तो ऑलरेडी 2 स्थान पर था, ये भी 2 स्थान पर था और ये भी 2 स्थान पर था। करेक्ट है, सबके 2 स्थान कर दिए। अब सबका दशमलव खत्म कर दीजिए, 5 हो गया, 50 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया।
अब सोचिए सबसे छोटे के पास गए, सबसे छोटा 5 सबको काट देगा। जब सबको काट देगा तो 5 मासा हुआ, लेकिन दशमलव लगाना पड़ेगा 2 स्थान पर। 2 स्थान पर लगाएंगे तो 0.05 ही इसका एचसीएफ होगा, जो आपको देखिए 0.05 सी ऑप्शन में दिया है। सी ऑप्शन 0.05 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा। तो एचसीएफ भी पूछ सकता है, एलसीएम भी अगले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगले प्रश्न पर आइए। सबसे छोटी वह संख्या जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से भाग करे तो प्रत्येक दशा में क्या शेषफल आए? 3 शेषफल आए। प्रत्येक दशा में 3 शेषफल आए। तो आपको सबसे पहले एक संख्या n सोचना है, ठीक है। n सभी दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए और उसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो जाकर आपका रिजल्ट होगा, आंसर होगा। इसका मतलब सारे ऑप्शन 3 ज्यादा हैं, 3 ज्यादा हैं, तो सब में 3 कम करिए तो यह 501 होगा, यह 507 होगा, यह 504 होगा और यह 400 कितना हो जाएगा? 3 कम करने पे 98 होगा। मुझे भाज्यता चेक करनी है। भाज्यता मतलब सबसे अब कटना चाहिए। 9 से कट जाए तो इसका मतलब सभी अंकों का जोड़ 9 से कट जाए। 5 1 6 होता है, 7 5 12 होता है, 5 4 9 होता है, ले लीजिए 8 4 12 9 21, कोई नहीं कट रहा है, केवल एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। तो 504 यहां होगा, 504 यहां होगा, मतलब सबसे कटेगा। अभी 9 से भी कट गया, 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, सबसे कटेगा। बट इसमें 3 जुड़ा था, तो जुड़ करके यह संख्या देखो 507 दिया था। 507 को हम भाग करेंगे प्रत्येक से तो शेषफल सब दशा में 3 ही प्राप्त होगा। तो इसका सही तरीका यही था। बाकी एक प्रोसीजर था कि आप सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके 3 जोड़ दो, बात वही हो जाती। अगले प्रश्न पर आइए। 30 टेबल का लागत मूल्य 30 का जो सीपी है, 30 का जो सीपी है वो 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, 40 का एसपी है, 40 का एसपी है। तो हानि परसेंटेज पूछ रहा है कि हानि परसेंटेज क्या होगा। आप ऐसे थोड़ा काट पीट दीजिए तो 3 का सीपी हो गया, 3 का सीपी है, 4 का एसपी है, 3 का सीपी है, 4 का एसपी है। सीपी और एसपी का कंपैरिजन हो गया, 4/3 हो गया। मतलब 4 में हमने खरीदा, 3 में बेचा, तो पक्का हानि हो रही कितने की? 1 की। और हम सब जानते हैं कि हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर आधारित होते हैं। हानि तो तय हो गई, 4 में खरीद कर 3 में बेच रहे हो तो 1 रुपए की हानि है। 1 गुणे 100 बटे किस पर हानि है? 4 पर, 25% की हानि है। तो 25% डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आप लोग सभी लोग उतार लीजिए। करेक्ट हल आपके सामने है। अगले प्रश्न पर आइए। एक फल विक्रेता, ध्यान से सुनिएगा, इस तरह का प्रश्न भी कराया गया है। एक फल विक्रेता ₹10 में 4 की दर से, ₹10 में 4 मतलब 10 रुपए में 4 संतरे, संतरे ही है। और फिर क्या करता है? उतने ही मतलब संख्या, क्वांटिटी जो वहां खरीदा था, कहीं वो थोक विक्रेता के पास गया, उसने वहां पे जो भाव देखा वो 10 रुपए में 4 संतरे मिल रहे थे। किसी दूसरे विक्रेता के पास गया, क्योंकि वहां पर देखा तो उसको मार्जिन अच्छी मिल गई, 10 में 5 संतरे मिलने लगे, तो उसने जाके वहां से भी उतने संतरे खरीद लिए और लाया अपनी दुकान पर, अपने ग्राहकों को 20 रुपए में 9 संतरे की दर से बेच दिया। उसका हानि या लाभ का परसेंटेज बताना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर 10 रुपए में 4 संतरे उसने पहली जगह से खरीदा है तो 1 रुपए में, जैसे ऐसे देखा करिए कि ये 10 रुपए, जैसे हम क्या कहते हैं, कोई सामान हम खरीदें, कुछ वैल्यू, कुछ दाम पेमेंट करें और संख्या अगर पता है और दाम पता है तो हम प्रत्येक सामान का रेट डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो 200 रुपए में मैंने 20 पेन खरीदी तो हर पेन की प्राइस 10 रुपए थी, 200/20 किया। उसी प्रकार से 10/4 कर दे, यहाँ पर एक सामान का मूल्य हो गया, एक संतरे का मूल्य हो गया, और यहाँ पर 10/5 करने से एक संतरे का मूल्य हो गया। ये दोनों क्रय मूल्य हैं और लाकर उसने बेचा 20 रुपए में 9, ये 20/9 कर दिया तो यहाँ से विक्रय मूल्य हो गया। थोड़ा सा इनको आसान कर लीजिए, 10 1 के 10 होगा, 10 1 के 10 होगा, आसान कर लेना चाहिए, 10 दूना 20 होगा। यहाँ से एलसीएम सोचिए, इन तीनों का एलसीएम सोचेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमको पता है 4 गुणे 5 गुणे 9 है, करेक्ट है, ना करो, मल्टीप्लाई से रहने देते हैं। अब 4 से खत्म करिए, 9 5 45 हो गया पहले का क्रय मूल्य। 5 से खत्म करिए, 9 चौके 36 हो गया दूसरे का क्रय मूल्य। यहाँ पर देखिएगा 9 खत्म करेंगे, 5 चौके 20 होगा, लेकिन 2 से गुणा करना पड़ेगा, 20 दूना 40 होगा। यहाँ सोचिए कि एक संतरा है, यहाँ एक संतरा है, तो 2 संतरों का क्रय मूल्य हो गया जो कि 81 हो जाएगा। यहाँ पर यह एक संतरे का विक्रय मूल्य अगर 2 कर दीजिए, 2 से गुणाते तो 2 संतरे का विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा। अब सोचो 81 में खरीदकर 80 में बिका है तो हानि तो है एक की हानि है, किस पर है? 81 पर। तो हानि का हम परसेंटेज बनाएंगे, 1 गुणे 100/81 करेंगे, 81 1 के 81 19 बार जाएगा बटा 81%, एक सही 19/81% यहाँ पर सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। देखिए ऊपर भी है, सेम डेटा है,
बहुत सारे लोग गलती से उसको भी लगा सकते हैं। लाभ परसेंटेज लिखा है 1 सही 19/81, लेकिन हमको बहुत ध्यान देना है क्योंकि आंकड़े तो आ गए बट हम हानि परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखा करिए इस तरह के प्रश्नों को। 49वां डन होता है। आशा करता हूं समझ में सबको आ गया होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। आप लोग इसको नंबर को देखिए 50वां। निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों को मिलाकर कुल मासिक बचत 10,000 रुपए की है तो प्रत्येक की मासिक आय हमसे पूछा गया है। बढ़िया प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपने पढ़े भी थे। एक है निखिल, एक है रितु, ठीक है। इनकी हमको आय का अनुपात दिया है, वो कितना है 2:1, अर्थात निखिल अगर 2 कमाता है तो रितु उसका आधा ही कमाती है। यहाँ पर उनके 5:3 के अनुपात में उनके खर्च के अनुपात हमको दिए हैं। खर्च का अनुपात 5:3 के फॉर्म में दिया है और उनकी जो बचत है वो 4:1 के अनुपात में है। देखो 4:1 के अनुपात में उनकी बचत दी गई है। हम चाहें तो यहां से बाकी काम कर सकते हैं क्योंकि हम कंपैरिजन तो कर ही सकते, लेकिन वो वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वैल्यू तभी डिसाइड कर पाएंगे जब इसका उपयोग करेंगे। और यह जो आंकड़ा है 10,000 रुपए दोनों की बचत, वह किसी इंडिविजुअल की बचत नहीं है, वो अलग अलग बचत है। उस अलग अलग बचत का उपयोग करिए। आप कैसे करिए कि यहां पर इसकी बचत 4 है तो इसकी बचत कितनी है 1 है। अनुपाती पदों को जोड़ें। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि दोनों की बचत कंबाइंड है, ठीक है। अगर सिंगल की होती तो डायरेक्ट कंपैरिजन करते। तो 4 1 मिलकर 5 होगा, 5 बराबर 10,000 लिखिए, 1 बराबर 2,000 हुआ। अगर 1 बराबर 2,000 तो इसकी बचत है 2,000 और इसकी बचत बोले कितना हो जाएगा, 4 का मान कितना हो जाएगा 8,000, ठीक है। इसकी बचत हो गई 8,000। तो यहां पर 8,000 और 2,000 इनकी बचत आ गई। अब हम लोग को डिफाइन क्या करना है, अब हमको प्रत्येक की आय बतानी है। मैंने ऐसे प्रश्न कराए थे, याद होगा कि निखिल और रितु की आय का अनुपात 2:1 है। यदि निखिल अपने आय में से 8,000, रितु अपनी आय से 2,000 खर्च करती है तो दोनों के बचत करती है तो दोनों के खर्च का अनुपात 5:3 हो जाता है। अब आप देखो उनकी आय का अनुपात 2:1 दिया है, उनके खर्च का अनुपात क्या दिया है 5:3 दिया है। यह 8,000 रुपए खर्च करते हैं, बचत करते हैं, क्योंकि ये देखो आय है और ये क्या है भाई, ये खर्च है। हमने कहा ये 8,000 की बचत करता है निखिल और रितु करती है 2,000 की बचत। तो ऐसे प्रश्न क्रिस क्रॉस मेथड से अप्लाई करके हम लोग कर सकते थे और इसका प्रोसीजर मैंने कराया था। ट्रेडिशनल भी जा सकते हैं, 2x और 1x मानकर 8,000 और 2,000 घटाकर इसके समतुल्य इसको करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसी केस में क्रिस क्रॉस फॉलो करो। 3 दूना कितना होता है 6, 5 1 के कितना होता है 5, 6 5 का डिफरेंस कर लीजिए। इधर देखिए 5 दूना होता है 10,000, ठीक है, और 3 8 होता है 24,000। 24,000 और 10,000 में अंतर कितना हो जाएगा 14,000, ठीक। तो 1 की तुलना तुरंत 14,000 से कर दीजिए। 1 बराबर कितना 14,000। अगर 1 बराबर 14,000 तो निखिल की आय कितनी है 2, 2 बराबर निखिल की आय कितनी हो जाएगी 28,000, 28,000 हो गई। और रितु की आय तो 1 का ही मान है तो रितु की आय 1 ही होगी जो 14,000 के बराबर होगी। वो तो स्पष्ट था, अगर 28,000 निखिल कमाएगा तो आधा उसका कमाना तय है रितु का। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 28,000 और 14,000 बढ़िया प्रश्न था, लेकिन मैंने ऐसे प्रश्न कराए थे, आपको याद होगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 50वें का 28,000 और 14,000 करेक्ट सोल्यूशन आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाइए। ये रिपीट क्वेश्चन वही लिखा है, तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% अंक प्राप्त करता है वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। जितनी आवश्यकता थी, पूर्णांक हमेशा हम सब जानते हैं कि 100% पूर्णांक होता है। 100% के इस पूर्णांक में एक बच्चा 20% पाता है और 20% पाकर 5 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब अगर हम 5 अंक उसको और दे दें तो वह पास हो जाएगा। दूसरा छात्र क्या करता है 30% का स्कोर करता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उससे 20 नंबर ज्यादा प्राप्त कर लेता है। अगर 20 घटा दे तो भी ये पास हो जाएगा। दोनों अपने पूर्णांक पर पहुंच जाते हैं, अर्थात दोनों बराबर हो जाते हैं। परसेंटेज को एक तरफ कर दो तो 10% हो जाएगा और 10% इसको इधर लाए तो 25 हो गया। 10% बराबर कितना हो गया 25। अब हमसे ये नहीं पूछा कि किसका अंक क्या है, पहले छात्र का या दूसरे छात्र का। पूछा गया है परीक्षा को पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। अब सोचिए 10% का मान अपने पास 25 आया है, पास होने के लिए अगर अंक की हम आपसे वैल्यू पूछे कि कितना अंक जरूरी है, तो किसी एक का अंक निकालो, चाहे पहले का चाहे दूसरे का। अगर हम 20% निकालेंगे तो 20% निकालेंगे तो 5 जोड़ना पड़ेगा। भाई 10% का मान आपको 25 दिया ही है, 20% का मान 50 हो जाएगा। तो पास होने के लिए 5 और जोड़ दें, अर्थात 55 नंबर पाएगा कोई छात्र तो पास होगा। यह 55 कितना परसेंट है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। कहेंगे भाई जब अपने को 10% का मान क्लियर है, वो कितना है बोलो 25, ठीक है। तो 25 का मान एक तरह से 10% है, तो 55 जो पास होने के लिए आवश्यक अंक है उसका मान कितना हो जाएगा। 5 × 5 = 25 होता है,
5 11 बार 55 होता है, 5 दूना 10 होता है, 11 दूना 22। 22% अगर कोई छात्र पाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। परीक्षा में पास होने के लिए 22% अंकों की आवश्यकता है। तो राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन इस प्रश्न का बन रहा है, एकदम एग्जैक्टली नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर आइए। दो प्रकार के चावल हैं, एक चावल का रेट बहुत सस्ता है फिलहाल, हाँ 11 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरा 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। दुकानदार ने दोनों को कैसे मिलाया कि उनका जो फाइनल रेट हो वो 17 रुपए। हमने इससे स्टैंडर्ड प्रश्न कराया है, बेचने पर भी कराया है, ठीक है। तो फिलहाल मिलाने के बाद जैसे 11 वाला चावल एक प्रकार का चावल था, दूसरे प्रकार का चावल था, 11 की रेट से था, यह 21 की रेट से था। हमने इनको ऐसा मिलाया, ऐसा मिश्रण प्राप्त किया कि जो फाइनल रेट हो जाए वो 17 हो जाए, ठीक है। ऐसा एलिगेशन प्रोसेस से ही हल किया जा सकता है। आप सीधा एलिगेट करिए, इसका डिफरेंस करिए, इसका डिफरेंस, 6 का डिफरेंस आएगा और 17 4 21 4 का डिफरेंस आएगा। तो यहां पर हम 2 दूना 4 कर देते हैं, 2 तिया 6 कर देते हैं, 2:3 का अनुपात बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आप लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा। 2 रेलगाड़ियां हैं 59 किलोमीटर प्रति घंटे और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशाओं में चल रही हैं। एक रेलगाड़ी देखो ऐसे है, थोड़ा स्लो है, इसकी स्पीड है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एक दूसरी रेलगाड़ी है जो थोड़ा सा फास्ट है, इसकी स्पीड कितनी है बताएं, 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। नियम क्या होता है कि जब कोई रेलगाड़ी समान दिशाओं में चलती है तो एक दूसरे को पार करने के लिए इफर्ट करती है, अपनी चालों के आधार पर चालों का जो डिफरेंस होता है वही पार करने में एक दूसरे को हेल्प करता है। हमने कहा, देखिए यहां पर डाउट आएगा लोगों को, तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी जो तेजी से चल रही है, धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार, यहां पर कोई एक व्यक्ति बैठा है इसलिए रेलगाड़ियों की लंबाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। व्यक्ति को पार करने में कह रहा है कि पार करती है 16 सेकंड में, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बता दो क्या होगी। सबसे पहले व्यक्ति को इसलिए पार कर पाएगी कि इसकी चाल 59 है, इसकी चाल 32 है, तो समान दिशा में चालें घट जाती हैं। जो डिफरेंस होगा चालों का वो 59 - 32 होगा, जो आ जाएगा 7 से 2 9 होता है, और 9 से 2 7 होता है, 5 से 3 2 होता है। 27 किलोमीटर प्रति घंटा यही पार करने में हेल्प करी। और कितने सेकंड में पार कर लिया, 16 सेकंड में पार कर लिया। ध्यान देना, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सेकंड है। यहां पर चाल का भी कन्वर्जन हमको बहुत ही फोकस करना होगा। हम सब ने पढ़ा है कि अगर कभी किलोमीटर प्रति घंटे में है कोई डेटा, उसको अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 दूना 18 होता है, 9 त्रिक 27 होता है, 7.5 आ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, ऐसे रहने देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम इसको 15/2 क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड है। अब कोई रेलगाड़ी इस गति से चल रही है, एक व्यक्ति को अगर 16 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई, हम सब ने खूब अच्छे से पढ़ा है कि रेलगाड़ी जब भी कभी किसी व्यक्ति को, पेड़ को, खंभे को, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो अपनी लंबाई मतलब दूरी, उसकी लेंथ बराबर रेलगाड़ी की चाल कितनी निकाला, 15/2, और कितने समय में, 16। 2 8 16 होता है, 15 8 120 होता है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, जो ऑप्शन नंबर आपको पहले में ही दिया है, ये ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। एग्जैक्टली आप नोट कर सकते हैं। रेलगाड़ी का प्रश्न हो गया, ठीक है। फिर देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फिर रेलगाड़ी है, मैंने आपको क्या समझाया, उसने चैप्टर खोला और उसका एक प्रश्न से मन नहीं भरा तो उसने एक दूसरा प्रश्न और भी उठा के दे दिया। तो इस प्रकार से उसने पेपर पैटर्न बनाया है, जो ठीक ही है, अच्छा है। 67 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। जब रेलगाड़ी कभी किसी पुल को, सुरंग को खड़ी रेलगाड़ी को पार करती है तो अपनी लंबाई में उसकी लंबाई को जोड़ देती है। 67 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी पुल को, सुरंग को पार करती है। ये सुरंग थी जिसकी लेंथ 33 थी, ये रेलगाड़ी थी जिसकी लंबाई हमको पता थी 67 है। कितने सेकंड में पार किया, 10 सेकंड में पार किया। ऐसे में हम रेलगाड़ी की चाल बता सकते हैं। क्या, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, सेकंड लगा। रेलगाड़ी की जो लंबाई है और पुल की, सुरंग की लंबाई है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 67 + 33 डिवाइड बाई, अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो यहां पर 100 बटे कितना हो गया, 10, अर्थात रेलगाड़ी की चाल हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ये रेलगाड़ी की चाल है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े, अब यहां पर एक प्लेटफॉर्म है बड़ा सा ऐसे, जिसकी लेंथ है 65 मीटर, और इस प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा था हम लोग की जगह पे। देखिए आज लोग पेपर देने आप लोग आ जा रहे हैं तो आप लोग अनुभव कर लीजिएगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार किया तो पार करने में लगा समय, फिर मतलब इस लेंथ का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि जैसे पीछे वाला जो प्रश्न था उसमें उस रेलगाड़ी का कोई उपयोग नहीं था, वैसे इस प्लेटफॉर्म की लेंथ का कोई उपयोग नहीं, क्योंकि रेलगाड़ी आएगी, जिस रेलगाड़ी की अपनी एक लेंथ है
उस लेंथ मतलब कितनी थी बताएं, 67 मीटर थी। यहां पर देखिए स्पष्ट लिखा था। उसने उस व्यक्ति को पार किया है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल करके। कितना समय लगेगा, सीधा सीधा अपनी ही लंबाई अर्थात 67 को 10 से भाग कर दीजिए, 6.7 सेकंड में रेलगाड़ी क्या कर लेगी, प्लेटफॉर्म पर खड़े उस व्यक्ति को आराम से पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 6.7 सेकंड लगेगा व्यक्ति को पार करने में। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को, ठेकेदारी वाला प्रश्न मैंने कराया था उसी पैटर्न पर है। भारतीय रेलवे फिर से एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया, 200 मजदूर लगाए। 50 दिनों में जाकर देखा तो केवल 1/4 काम पूरा हो पाया। ठीक है, तो अब हमें पूरा काम करना है और समय से करना है। समय मतलब जितना हमने समय दिया था, अगर रेलवे ने एक काम को इतना श्रमिकों को दिया था तो उसका टारगेट था 150 दिन में पूरा करना है, लेकिन 50 दिन अर्थात 1/3 समय बीत जाने के बाद पता चलता है कि 1/4 ही काम हुआ है। यही तो है, 25% काम हुआ है, 1/4 काम हुआ है। तो अब उसे और कितने मजदूर नियुक्त करने हैं जिससे कि काम हमारा यथावत समय पर हो पाए। एक सूत्र होता है, सबने पढ़ा होगा, m1 d1 h1 डिवाइड बाई w1 r1 बराबर क्या होता है, m2 d2 h2 डिवाइड बाई w2 r2। इस फार्मूले, इस पैटर्न का उपयोग करके हम लोग इस प्रश्न का सलूशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हमने कहा कि पहले कितने मजदूर थे, 200 थे। कितने दिनों तक काम किए थे, 50 दिनों तक। कितना काम किए थे, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। करेक्ट। अब कह रहा है कि हमारे पास कितने मजदूर हो जाएं, पता नहीं। दिन कितने बचे हैं भाई, 150 दिन की बात आपने की थी, 50 दिन बीत चुका है। कितना बचा, 50 घटा दीजिए, 100 दिन ही बचे हैं। काम कितना पूरा कराना है भाई, 25% अगर पूरा है तो 75% काम और बचा हुआ है। कितने आदमी लग जाएंगे, 25 1 के 25, 25 या 75। 100 से डिवाइड करो, 200। ठीक है, 100 हुआ, 100 गुणे 3 कर दें। मजदूर लगेंगे 300 मजदूर होंगे तो ही टाइम से हो पाएगा। 200 तो आपके पास थे ही, हमें जो नए नियुक्त करने हैं वो बताइए। 300 में से 200 घटा दीजिए, 200 थोड़ी छोड़ देंगे हम लोग। 100 मजदूर हमें अतिरिक्त अभी और नियुक्त करने होंगे, तब जाकर के टाइम से हमारा कार्य डन हो पाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 100 मजदूर है। ऑप्शन नंबर सी राइट सोल्यूशन है, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर आइए, 12 पुरुष, फिर देखिए, फिर आया ना प्रश्न टाइम एंड वर्क का। हाँ, ऐसा प्रश्न फरवरी वाली परीक्षा में पूछा गया था। 12 पुरुष हैं, 18 महिलाएं हैं, एक काम को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को कितने समय में पूर्ण कर लेंगे। 12 पुरुष होते हैं और 18 महिलाएं होती हैं, किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। 9 पुरुष होते हैं और 18 महिलाएं होती हैं, 18 महिलाएं होती हैं, वही काम 12 दिनों में कर सकते हैं। तो यहां पर पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात करना होगा। 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, 5 से मल्टीप्लाई करिए। 12 पंचे 60 मेल प्लस 18 पंचे 90 फीमेल या वुमेन, 6 9 54 मेल प्लस 18 छक्के 108 वुमेन। ठीक है, मेल को एक तरफ करिए, 60 से 54 घटा दीजिए, 54 था ना, 9 छंगे 54, तो 6 आदमी बराबर यहां पर हो जाएगा तो 18 औरतें। अर्थात आदमी तथा औरत की जो क्षमता है 6 के 6, 6 3 18, 3:1 के फॉर्म में है। मतलब आदमी अगर 3 काम करेगा 1 यूनिट समय में तो औरतें केवल 1 ही काम कर पाएंगी। आदमी तिगुना क्षमतावान है। अब कह रहा है उसी काम को, चाहे इस पेयर को उठा लें चाहे इस पेयर को उठा लें, बात एक ही है। चलिए हम छोटा था इसी को उठाते हैं। 9 आदमी हो, 18 औरतें हों, जिस काम को 12 दिनों में कर लेते थे, वही काम कराने के लिए अब मुझे 2 पुरुष मिल रहे हैं और 3 महिलाएं मिल रही हैं। 2 पुरुष मिल रहे हैं और 3 महिलाएं मिल रही हैं, तो बोलिए काम अपना कितने दिनों में पूर्ण हो पाएगा। ये आपका सोल्यूशन करना है। एक आदमी का एक दिन का काम 3 है, औरत का 2 है। 9 त्रिक 27 कर दीजिए, 18 1 के 18 कर दीजिए, बराबर यहां पर गुणे 12 कर दीजिए। गुणे क्या कर दीजिए, 12 कर दीजिए, बराबर इसको देखिए 2 गुणे 3 6 कर दीजिए, 6 कर दिया और 3 1 के 3 कर दिया, 6 3 9 हो गया, डी हो गया। अब आप चेक कर लीजिए, इसको जोड़िए तो 8 7 15, 2 1 3 1 4 1 5 हो गया, गुणे 12 कर दीजिए और यहां पर आपका 9 है, गुणे डी है, 9 पचे 45 है, 12 पंचे 60। 60 दिन में कार्य पूर्ण होगा अगर 2 पुरुष और 3 महिलाएं आप काम पर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, नोट कर लीजिए, सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आइए, 12% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। सॉरी 12.5% है। दुगना होने का मतलब प्रिंसिपल है, अमाउंट हो जाए, मतलब 1 से कितना हो जाए, 2 हो जाए। 1 से 2 होने का मतलब कितना बढ़ रहा है, 1। 1 क्या है बोलिए, ब्याज है, 1 है ब्याज।
दर क्या है आपकी? दर है 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8। समय का मतलब t, समय का मतलब t, t को इसी के साथ मिला दें, t/8 हो जाएगा। कंफर्म, t बटा क्या होगा? 8। ये आपका ब्याज है और ये आपका मूलधन है, करेक्ट है। ये ब्याज है और ये क्या है? मूलधन है। तो हम लोग यहाँ पर t लिखें बटा 8 लिखें। यहाँ पर ब्याज कितना है? 1 है और मूलधन कितना है? 1 है, ठीक है। t बराबर बोलिए कितना होगा? 8 होगा। जो मैंने जैसे पढ़ाया उसी हिसाब से मैंने हल किया। 8 वर्ष का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको पहले में ही दिया हुआ है। 8 साल में 12.5% की दर से कोई धन चक्र साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। तो 97 का राइट सोल्यूशन आपका 8 साल आ रहा है। नोट करिए, सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आइए। ए, बी और सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है। 3 पर्सन है ए, बी, सी। औसत वजन कितना दिया है? देखिए एवरेज, यहां लिख देता हूं, एवरेज है 60 है, ठीक है। जिसमें ए और बी का जो औसत वजन है वो 30 किलोग्राम है। बी और सी प्रीवियस ईयर एकदम बेस क्वेश्चन है। बी और सी का 70 है। अब हमसे बी का वजन पूछ रहा है। प्रश्न पढ़िए, बी का वजन बताओ क्या होगा। एकदम ट्रेडिशनल कर लें, कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रश्न तो है नहीं। योग निकालें भाई, 3 लोग हैं यहां पर तो योग होगा 180। 2 लोग हैं यहां पर तो होगा 60। 2 लोग हैं यहां पर 140, ठीक है। यहां अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो स्थिति ऐसे होगी, ए होगा, बी होगा और बी 2 बार होगा तो सी लिख दीजिए, फिर बी लिख दीजिए। ये देखिए, और जुड़कर कितना आएगा? 200, करेक्ट है। जिसमें इसका मान कितना है? 180। 180 जाकर घटेगा तो सीधा बी का मान आएगा, बी बराबर 20 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम यहां पर राइट सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए करेक्ट हल है। तो 20 किलोग्राम बी का भार है, एग्जैक्टली आप बता सकते हैं। क्लियर है? ऐसा कोई प्रश्न बहुत दिक्कत नहीं देने वाला है, आराम से किए जाने वाला प्रश्न है। 40 छात्रों की एक कक्षा में ये वेन डायग्राम का 2 प्रश्न आया था। एक प्रश्न 3 फिगर पर आधारित था, एक 2 फिगर पर। 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेलते हैं। 40 छात्रों की कक्षा थी, क्रिकेट खेलना और टेनिस खेलना 2 प्रकार के गेम थे। 15 क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और 15 ही टेनिस खेलते हैं। 5 छात्र दोनों खेलते हैं। इसका मतलब क्रिकेट, अगर केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या पूछा जाए तो 10 हो गई। ऐसे ही केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या पूछा जाए तो 10 हो गई। अब इसने हमसे पूछा है कि तो उन छात्रों का की संख्या बताना है जो किसी खेल में प्रतिभाग नहीं करते हैं। तो दोनों में से कोई भी खेल ना खेलने वाले छात्रों की संख्या, अगर हमसे पूछा जाए कितने छात्र कोई ना कोई खेल खेलते हैं, तो संख्या हो गई 25। 25 छात्र ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल जरूर खेलते हैं। छात्रों की संख्या कितनी थी? 40। 40 में से अगर 25 खेलने वाले हैं तो 25 घटा दीजिए, तो 15 छात्र ऐसे हैं जो कि कोई भी गेम खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो सी ऑप्शन हम लगाएंगे इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है। प्रश्न आपका कंफर्म हो गया होगा, 101 डन होता है। तो आइए देखिए, एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न है आपके सामने, जो भी बहुत शानदार सा प्रश्न है। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% के लाभ पर अभी तक बेचा था, या जो घोड़े को हमेशा बेचता था उसका घोड़े का बेचने खरीदने का कारोबार होता था। यदि वह उसको 35% कम में खरीदता और 732 कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। मैंने इस तरह के प्रश्न आपको कराए होंगे। डेटा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कैलकुलेटिंग है, लेकिन आराम से अगर कोशिश करेंगे तो हल हो जाएगा। घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है, ऐसे के लिए सबसे पहले क्रय मूल्य लिखिए और विक्रय मूल्य लिखिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि अगर 25% लाभ पर बेचता है, मतलब पहले 100 में बेचता था, 100 में खरीदता था सॉरी, और 25% के लाभ अर्थात 125 में बेचता था। अब उसने उसको 35% कम दाम में खरीदा, अर्थात 35 अगर हम इसमें से कम कर दे, ऐसा आंकड़ा होता है जिस पर हम परसेंटेज को बढ़ाना घटाना बहुत आसान होता है। 35% अगर कम में खरीदा तो 65 में खरीदा, और इसको उसने क्या किया, 36% के लाभ पर बेचा। तो 65 गुणे 36 नहीं 136 कर दीजिए बटा 100 कर दीजिए। अब देखिए, जैसे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यह मान कितना आ जाएगा यहां पर। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करें भाई, या तो 65 का 136 से और 100 से हम इसको भाग करें तो यह आ जाएगा 88.4। मल्टीप्लीकेशन करके 100 से भाग करने पर आप इसका सोल्यूशन करिए, 8840 इसका प्रोडक्ट होगा। 100 से भाग करिए, 88.4 आएगा। मतलब स्थिति यह है कि 65 में खरीद कर 88.4 में बेचा गया है। अब सोचो, सबसे पहले कितने में बेचा जाता था? 125 में, 100 में खरीद कर। आज कितने में बेचा जा रहा है? 65 में खरीद कर 88.4 में। ग्राहक को तो अच्छा ही, उसको लगेगा पहले हम 150 125 देते थे, अभी 88.4 ही दे रहे हैं। डिफरेंस कितने का आया बताइए? अगर हम इसका सोल्यूशन कर दें, इसमें से हम 125 से इसको घटा देते हैं। देखिए 125 से हम कितना घटा देते हैं? 88.4 को। 4 घटाया 10 से 4 6 आता है, 14 से 8 6 होता है,
और 11 से 8 33.6 का डिफरेंस है, 36.6 का डिफरेंस है। और रियलिटी में डिफरेंस कितने का है? 732 का है। आपसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य प्रीवियसली कितना होता था? 100। तो 100 का मान हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है। दशमलव हटाएं, जीरो बढ़ेगा, 2 बार जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 का 100 से गुणा कर दीजिए, 2000 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आसानी से इस तरह का प्रश्न देखिए हल कर, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कैलकुलेशन पर, बाकी बहुत ज्यादा टफ प्रश्न नहीं है। अब अगले प्रश्न पर आइए। ये बहुत आसान सा प्रश्न है। बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? सबको पता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितनी है? 250 है। चाल कितनी है? मतलब 50 है, 50 से भाग कर दीजिए, 5 घंटे का कुल वक्त लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आराम से देखिए, इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाए तो कर सकते हैं। पुलिस का एग्जाम है, हम लोग इस तरह से मतलब बहुत भौचक्के ना हो जाए कि ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। बिल्कुल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आगे बढ़िए। पाई चार्ट एक और दिया हुआ था, इस पाई चार्ट का भी एनालिसिस अच्छे से कर लीजिए और इसका भी सोल्यूशन कर डालिए। देखिए कितना आता है। दिए गए पाई चार्ट में वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों करोड़ में दर्शाता है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी अपनी चरण 2 परियोजनाओं के लिए एकत्र योजना बना रहा है, जिसमें बाजार से ऋण ग्रहण करना, विदेशी सहायता प्राप्त करना, एसपीबीएस में खर्च करना, टोल में खर्च करना, वार्षिकी में। इस तरह से उसने अलग अलग खर्च करने का बजट प्लान किया। एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए, मतलब टोल के लिए कितना वैल्यू लिया है? 4910, इतना उसने डिसाइड किया। लेकिन उसने कहा कि अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान भी रखना है। मतलब इस वैल्यू को तो लेना है लेकिन विथ टैक्स लेना है। अगर कमीशन के साथ लेगा तो आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्रित करने की अनुमति दी जाएगी? तो 20% इस पर बढ़ा दीजिए, 120/100 होगा। ये शून्य खत्म, 2 छंगे 12, 2 पंचे 10 होता है। अब 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 9 45, 45 4 1 5 8 40, 5 2 10, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 2 12, 6 8 48, 49 की 9 हासिल 4, 6 9 54, 54 4 कितना होता है? 58। 5892 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग देख सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए। जिस तरह से देखिए सभी प्रश्न डन होते हैं, सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। ये हमारा शिफ्ट 1 था, जो आज 23 अगस्त को पेपर हुआ था यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। अब आइए सभी लोग आज यूपीपी री एग्जाम मैथ का सेकंड शिफ्ट हम लोग हल करते हैं। प्रॉपर एक एक प्रश्नों की एनालिसिस कर लीजिए। जिसका जिसका पेपर 24 को है, 25 को है, 30 को है, 31 को है, निश्चित तौर पर उन्हें इस वीडियो को देखना चाहिए और अपनी तैयारियों में इसके पार्ट को शामिल करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए किस्त का क्वेश्चन था, मैंने कई बार किस्त के प्रश्नों को हल कराया था। एक राशि का भुगतान 1764 की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाना है। एक किस्तें हैं अलग अलग, जिसमें वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो उधार ली गई राशि क्या है? अगर जब भी कभी चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा प्रश्न किस्त का आए तो आप इस परसेंटेज को पहले भिन्न में बना लें। यहां पर लिखिए लोन ली गई राशि और यहां पर लिखिए किस्त। अब आप लिखिए, देखिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न होता है तो इसको ऐसे प्रेजेंट करना होता है, 20 अगर हम लोग इसको मानेंगे तो 20 से 1 जुड़कर यह 21 होगा। इसके बाद इसका वर्ग करते हैं, 400 होगा और इसका वर्ग करने पर 441 होगा। क्योंकि किस्तें समान होती है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 41 से गुणा कर देंगे, सॉरी 21 से गुणा कर देंगे। इसमें किया तो इसमें भी करना होगा, अर्थात लोन ली गई राशि यहाँ पर 420 हो गई और यहाँ पर 400 हो गई। कुल मिला के अगर लोन ली गई राशि की बात करो तो 820 हो गई। किस्तों के मान देखिए 441 है यहाँ पर भी और 441 है यहाँ पर भी, तो मतलब किस्तें तो बराबर ही रहनी चाहिए। अब इस 441 की तुलना आप किससे कर डालिए, जो यहाँ पर किस्त मतलब किस्तें दी गई हैं उसके रूप में 1764 है। हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि 4 गुना है, 4 बार गया है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि कितना पैसा लोन लिया गया था, जो कि 840 के रूप में बन रहा है। आप 4 से गुणा कर दीजिए, या सॉरी 820 के रूप में बन रहा है। अब 820 को आप 4 से गुणा कर दीजिए, 4 शून्य शून्य, 4 दूना 8, 4 अठे 32, 3280 रुपए का लोन लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। सी और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ कार्य किया और सी चला गया। बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। सी कर सकता है किसी काम को 18 दिन में, बी कर सकता है उसी काम को 24 दिन में। उन्होंने 8 दिनों तक साथ साथ काम किया, तो सबसे पहले काम बता दे कितना है, 72 है। 18 चौके 72, 24 तियां 72। इस हिसाब से सी की क्षमता 4 काम प्रतिदिन करने की है और बी की क्षमता 3 काम प्रतिदिन करने की है।
इस हिसाब से सोचिए तो यहां पर 72 कुल कार्य था, इनकी क्षमताएं अलग अलग थी। उन्होंने 8 दिन तक साथ साथ काम किया, साथ साथ करेंगे तो 7 की क्षमता से करेंगे, 8 दिन तक करेंगे। 56 कार्य उन लोगों ने मिलजुल कर समाप्त किया था। अगर 56 कार्य हम इसमें से निकाल देते हैं तो 12 से 6 6 होता है, 6 से 5 1 होता है, 16 कार्य अपने पास अभी शेष था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सी कार्य छोड़कर चला गया। देखिए लिखा होगा सी चला गया है। अब कार्य करने वाला पर्सन बी बचा है, तो बी की क्षमता एक दिन में 3 काम करने की है, तो कहेगा कि मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे दो, 16/3 कर दे, 5 सही 1/3 दिनों में मैं पूरे कार्य को समाप्त कर दूंगा जो बचा है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन होगा, 5 सही 1/3 दिन होगा। तो सी 5 सही 1/3 दिन में बचे हुए कार्य को डन कर देगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। हाँ, प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात का है कि आप वर्डिंग को शायद ना समझ पाए, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद कार्य छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। ए ने कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था, ये प्रश्न है। यहां पर ध्यान से देखिए, इसमें प्रत्येक की समय दिया हुआ, ए दिन में कर सकता है, बी भी 75। अगर हम यहां पर सोचे कि मिलकर 75 दिन में कर सकते हैं तो गलत हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में टोटल वर्क अपना 75 है। क्षमताओं की बात करें, इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता भी 1 है। अब ऐसी कंडीशन में आप देखिए ध्यान से, उन्होंने एक साथ काम तो शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। शेष काम को बी ने 23 दिनों में समाप्त किया। इसका मतलब अंतिम के 23 दिनों में बी ही अकेला व्यक्ति था जिसने कार्य किया था। तो बी की बात अगर किया जाए तो उसने अंतिम के 23 दिनों में कितना काम किया होगा बताइए। प्रतिदिन अगर एक काम करता था, 23 ही काम तो किया होगा। उसने अकेले किया था, मतलब अकेले नहीं, अकेले किया था। अगर मैं 23 निकालता हूं इसमें से, तो 5 से 3 2 होता है, 6 से 2 4 5 से 3 2 होता है, और 7 से 2 5 होता है। तो 52 कार्य इन लोगों ने मिलजुल कर किया था। मिलजुल कर करते तो क्षमता कितनी रहती, बोले 2 रहती। 2 से अगर हम भाग कर देते तो 26 दिनों में उन्होंने मिलजुल कर कार्य किया होगा, और 26 दिनों में उन्होंने 52 कार्य समाप्त भी किया होगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन होगा, 26 दिन होगा। आप सभी लोग देख सकते हैं, इसको कंफर्म कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न डन होता है। चौथा देख लीजिएगा, इस वस्तु की कीमत 25% बढ़ाई जाती है, तत्पश्चात 20% घटाई जाती है, फिर 10% बढ़ा दी जाती है, तो वस्तु की कीमत में परिणामी वृद्धि क्या होगी। ये सतत वृद्धि प्रतिशत कमी का कॉन्सेप्ट है। 25% सबको पता है 1/4 होता है, 20% सबको पता है 1/5 होता है, 10% होता है। जैसा हम लोग सतत वाली प्रक्रिया फॉलो करके देखते थे कि 4 में 1 जुड़ा तो 5 हुआ, 5 में 1 घटा तो 4 हुआ, और 10 में 1 जुड़ा तो 11 हुआ। 10 में 1 जुड़ा तो 11 हुआ। इसको ऐसे ही देखिए हम लोग एसोसिएट कर देते हैं। पहले तो 5 5 से, 4 4 से खत्म हुआ, यहाँ 10 बचा और यहाँ पर 11 बचा। 10 से 11 मतलब 1 की वृद्धि 10 पर है। 1 गुणे 100 बटे आप 10 कर दो, 10 से भाग कर दो, 10% की वृद्धि ओवरऑल नजर आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बनकर सामने आ रहा है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रमशः 180 रुपए प्रति किलोग्राम और 280 रुपए प्रति किलोग्राम की दर वाली 2 प्रकार की चाय है को किस अनुपात में हमें मिलाना है कि अगर हम उसको 320 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचे, विक्रय मूल्य ध्यान देना 20% का अपने को मुनाफा हो जाए। एक चाय की कीमत 180 है, दूसरे चाय की कीमत 280 है। पिछले में भी आया था एक प्रश्न, लेकिन वो इससे आसान था, ये थोड़ा सा टफ था, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के क्रय मूल्य हैं, जबकि 320 उसका विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य तब है जब 20% का लाभ है। तो 20% को हम लिखते हैं 1/5, अर्थात अगर 5 क्रय मूल्य होगा तो 1 का लाभ होगा। 1 का लाभ होगा, 5 में 1 जोड़ देते हैं तो यह मान 6 है। 6 बराबर 320 कर दें, 1 बराबर आपको निकालने की जरूरत नहीं, 5 सीधा सीधा निकालो क्या हो जाएगा। 2 तिया 6 होता है, 2 160 बार हो जाएगा, 16 पंचे 80, 800/3 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। भाग देने की जरूरत आपको नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पर 800 बटे कितना कर दो, 3 कर दो। एलिगेशन फॉलो करिए, देखिए कैसे कर सकते हैं। आप चाहें तो सब में 3 से गुणा करके 3 से भाग कर लो, वैसे भी कंफर्म हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। 3 से गुणा करके 3 से भाग कर दें, 18 तिया 54, 540 होगा। इससे घटेगा 260/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी 3 से गुणा करेंगे 840 होगा, 800 से घटेगा तो 40/3 हो जाएगा। 3 3 से खत्म हुआ, 0 0 से खत्म हुआ, 2 दूना 4 हुआ, 2 13 बार 26 हुआ। 2:13 अगर आपने लगाया होगा तो बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर था। 2:13 सही सोल्यूशन बनकर सामने आ रहा है। ये भी प्रश्न बढ़िया था, एलिगेशन का क्वेश्चन था। ए और बी की गति की दर मतलब स्पीड जो थी 2:3 में थी।
इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी से लिए गए समय से 15 मिनट ज्यादा लग जाता है। चाल का अनुपात आपको दिया गया है। प्रश्न कराए गए थे इस प्रकार से 2:3, अर्थात पहले कम थी फिर ज्यादा थी। इसका मतलब जो समय होता है चाल का व्युत्क्रमानुपाती हम सबको पता है। चाल निश्चित तौर पर अगर कम थी तो समय ज्यादा लगता और चाल ज्यादा हुई तो समय कम लगा। इसने कहा ए और बी की गति अगर 2:3 के अनुपात में है तो सही सीधी सी बात है ए को ज्यादा समय लगेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समय का डिफरेंस बनकर आ रहा है 1 का और रियलिटी में यह समय 15 मिनट के बराबर है। 1 = 15 कर दो। इसने कहा यदि ए दुगनी गति से चले तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगता। रियलिटी में अगर आप ऐसे समझ रहे होंगे तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि भाई देखो 1 का मान अगर 15 है, सही अगर ए का समय पूछा जाए नियमतः ओरिजिनल स्पीड से तो उसका समय रहा होगा 45 मिनट। 45 मिनट उसको लगता, लेकिन तब लगता जब उसकी स्पीड इस टर्म में थी। बट अगर स्पीड डबल कर दें तो निश्चित तौर पर समय आधा हो जाएगा उसी रिस्पेक्टिव स्पीड में। तो 2 से अगर हम भाग कर देंगे तो 22.5 मिनट में वह क्या करेगा, उस जर्नी को पूर्ण कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया होगा 22.5 मिनट, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपने प्राप्त किया होगा। अगला देखिएगा, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। उसी समय में समय वही सेम रखा है, वह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने अगर जैसे कभी ऐसे प्रश्न आपको कराए हैं तो हमारा प्रिंसिपल था, एक अमाउंट अपना हुआ था फिर दूसरे अमाउंट की डिमांड थी। अमाउंट मतलब मिश्रधन जो ब्याज में जुड़कर होता है। 1 रुपए से हमारा पैसा 3 हुआ था, मतलब 2 का ब्याज जुड़ा था और यह ब्याज कितने में आया था, बोले 5% की दर पर आया था एक ही समय में। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा 6 गुना हो जाए, अर्थात ब्याज कितना प्राप्त हो जाए, 5 प्राप्त हो जाए। 2 का ब्याज जो आता था वो दरअसल हमारी डिमांड है 5 का ब्याज हो जाए। समय वही रहे तो दर को हमें इंक्रीज करना होगा। हम 2 का ब्याज पाते थे 5% की दर पर, तो हम 5 का ब्याज कितने पर पाएंगे, 5 × 5 = 25/2 कर दें, 12.5% की दर पर। 12.5% इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। 7वां प्रश्न आपका डन होता है। 8वें पर आइए, सेवा से सेवानिवृत्ति पर एक व्यक्ति की पेंशन, थोड़ा घुमाऊ वर्डिंग प्रश्न है, बहुत लोग गलत किए होंगे। उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। ठीक है, सेवानिवृत्ति जो थी 3 वर्षों में जो उसका वेतन इंक्रीज करके बनता है उसके औसत वेतन का आधा है। ठीक है, उसका वेतन 1/1/1983 को 380 रुपए प्रति माह था। पहले ऐसे ही वेतन मिलता था 1980-81 में। 1/10/83 को 1/10/84 को 3 अलग अलग डेट पर 40-40 रुपए बढ़ करके उसको प्राप्त होता है। तो पहले 1/10 अगर 83 पर आइए, 1/10/83 पर तो 40 बढ़ा दीजिए तो कितना मिला होगा, 420। करेक्ट है। इसके बाद फिर 1/10/84 को फिर 40 बढ़ा दीजिए, 460 मिला होगा। करेक्ट है। एक तो 420 मिला, फिर 460 मिला, फिर अगर उसमें 40 बढ़ा दें 1/10/85 पर आ गए तो 40 बढ़ाने पर कितना हो जाएगा बताएं। 40 जैसे ही बढ़ाएंगे तुरंत यहाँ पर 500 हो गया। तो 3 वेतन आए। अब कह रहा है इन तीनों वेतन के औसत का आधा है जो उसको सेवानिवृत्ति धन मिल रहा है। 3 अगर डेटा क्रमिक हैं कभी भी तो उनका औसत हमेशा बीच का मान होता है, पहला प्लस अंतिम बटे 2 होता है। बीच का मान हुआ 460, बट उसका आधा करना पड़ेगा, आधा करेंगे तो 230 आ जाएगा। तो इसका राइट सोल्यूशन देखिए बी ऑप्शन है जो 230 है। राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं। ये 8वां होता है। 9वें पर आइए, आसान प्रश्न था परसेंटेज का। 70% अगर किसी वैल्यू का 0.35 था, ये था, तो हमसे उसका यहाँ थोड़ा सा अगर देखा होगा किसी ने तो गलत किया होगा, 120% है। अंग्रेजी वाला पढ़िए तो एकदम क्लियर हो जाएगा। 120% का मान कितना हो जाएगा। चलिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तुरंत बता दें। परसेंटेज से 0 से 7 से डिवाइड करेंगे 0.05 आएगा। 7 × 5 = 35, 0.05 0.5 नहीं आएगा, कितना आएगा 0.05। 12 × 5 = 60 होता है। 60 में 2 अंक पर दशमलव लगा दे, 0.6 होगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। उसका 120% 0.6 हो जाएगा। सही आंसर आपके सामने है। अगला देखिएगा, एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत को अंकित किया, लेकिन 25% बढ़ा के अंकित किया, लेकिन अंकित मूल्य पर की छूट भी दिया। तो वास्तविक लाभ उसे कितने का हुआ ये बताना है। 25% की उसने वृद्धि करी है जो 1/4 होता है, और 16% की उसने छूट दी है जो कि 4 चौके 16, 4 25 बार 100 होता। सतत प्रक्रिया फॉलो हो रही, सीधा सीधा कैसे करेंगे। 4 में 1 जोड़ेंगे, बोले कितना हो गया, 5 हो गया। और 25 में से अगर हम 4 घटा दे तो 21 हो गया। 100 से इसका मूल्य 105 हो गया। 100 पर जो चीज बढ़कर आती है सीधा वह परसेंटेज वृद्धि मानी जाएगी। 5 बढ़ा है तो 5 ही % बढ़ा होगा। डी ऑप्शन अर्थात 5% का लाभ इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन माना जाएगा। 10वां डन होता है।
11वें पर आइए। एक खिलाड़ी, इस तरह का प्रश्न देखिए कराया गया था और थोड़ा सा रेयरर होता है लेकिन कराया हूं, इस प्रश्न को भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है, एक खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 40 रन है, उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो बाकी 28 पारियों का औसत 38 रन है। खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है, पारी देखिए लिखिए यहां पर और यहां पर औसत लिखिए। पहले कहा है कि 30 पारी थी, औसत था 40। दो पारी जो कि हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस हम लोग को दिया है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम में अंतर 100 का है। इन दोनों पारियों को कहा जा रहा है हाईएस्ट और लोएस्ट को अगर हम निकाल दें तो पारियों की संख्या 28 हो गई। औसत भी कह रहा है 2 कम होकर के 38 हो जाएगा। 2 कम होकर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब हमसे कहा है कि देखिए ध्यान से देखिएगा, हमसे कहा है क्या कि हमसे कहा है कि आप सबसे पहले एक चीज सोचो, हमसे अगर हाईएस्ट पूछा हो, लोएस्ट पूछा, कुछ भी पूछा हो, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट जानकारी, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट और पता चल जाए तो अपना काम हो जाए। जब भी यहां पर जैसे दो निकाला गया, किसको निकाला गया होगा, बोलिए हाईएस्ट और लोएस्ट को निकाला गया है। इसी का मान हम लोग को पहले कंफर्म करना है। कैसे क्लियर होगा, इस तरह के प्रश्न औसत में कराए गए हैं जहां पर शामिल होना और निकलने पर आधारित प्रश्न किए गए होंगे। आपको सबसे पहले इसको 1 बनाने के लिए 2 से भाग करना है, तो इसको 2 से भाग कर दीजिए, अर्थात 1 की कमी हो रही है। इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए, 28 आया। और जब यहां कमी होती है तो ले जाकर उसको जोड़ना पड़ता है। जोड़े तो 28 68 हुआ, लेकिन वो उन दोनों का औसत है, इन दोनों का क्या है, औसत है। अगर इसको 2 से गुणा कर दें तो 136 क्या होगा, इनका योग होगा, मतलब ये हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट होगा। तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट आपके सामने है। हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट देखिए कितना है, 136 है। और हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट हमने निकाला 100 है। अगर इस समय आपको हाईएस्ट पता करना होता ना तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते, 118 आ जाता। अगर लोवेस्ट पता करना है तो को घटाकर भाग करिए, घटाएंगे तो 36 आएगा, 36 बटा 2 कर दे, 18 हो गया। उसका सबसे न्यूनतम स्कोर 18 है। उस क्रिकेटर का, उस बल्लेबाज का सबसे न्यूनतम स्कोर क्या है, 18 है। 11वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन 18 है। ठीक है, अगर यहाँ हाईएस्ट पूछा होता तो जोड़ देते, 136 और 100 को 236 आता, बटा 2 करते 118 आता। एक पुराना टू व्हीलर डीलर है, हाँ, एक स्कूटर को 460 में बेचता है। कितने में बेचता है, 460 में। और उसे कुछ नुकसान होता है, वह ऐसी 580 में बेचता तो उसके मतलब उसको लाभ होता। लेकिन उसका देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यदि उसे 580 में बेचता तो उसका लाभ जो है उसकी हानि का दुगुना होता है। स्कूटर का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। देखिए कैसे करा जाएगा। यहां पर हमने सीपी सोचा, 2 दाम थे इसके, एक तो 460 था जो हानि पर बेचा था और 580 है जो लाभ पर बेचा है। हानि जो हुई है ना, हानि का जो न्यूमेरिकल मान है लाभ का आधा है, क्योंकि इसने लिखा है देखो लाभ उसकी हानि का दुगुना है। तो यहां पर हानि अगर 1 है तो लाभ 2 है। ऐसे प्रश्नों को जब हल करना हो तो हमको अगर क्रय मूल्य निकालना है तो इसको इससे गुणा कर दें, इसको इससे गुणा कर दें, डिवाइड बाई अनुपाती योग कर दें। 2 से गुणा करें, शून्य देखिए कितना हो जाएगा, 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 1 9, प्लस देखिए 1 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, 580 हो गया, बटा अनुपाती पदों को जोड़ दे 3 हो गया। जोड़िए तो 9 5 14 1500 हो गया, 1500 बटे आप 3 कर दीजिए तो 500 उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, जो सही आंसर आपके सामने बी ऑप्शन। चलिए 13वां देखिए, एससीएफ पूछा है, मासा बहुत आसान था, 285 है मेरे पास, 510 है मेरे पास और 1440 है। हमसे एससीएफ मासा पूछा, ऑप्शन के आधार पे चलिए और सबसे बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः काट दे, वही आपका एससीएफ है। तो सबसे बड़ा अपने पास 17 है, 17 तो काट ही नहीं, इसको काट दिया, चलो इसको नहीं काट पाएगा तो 17 तो नहीं हो सकता है। अब आया 16, 16 एक सम संख्या है और इसमें एक विषम भी है, तो 16 को भी दिमाग से निकाल दो। अब आता है 15, 15 से कटेगा तो इसका मतलब 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। 15 से कटने का मतलब 3 से कटे और 5 से कटे। 5 से कटने का मतलब अंतिम में 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, सब में 5 या 0 है तो 5 से तो कट रहा है। अब रही बात 3, 3 का मतलब सभी अंकों का जोड़ 3 से कट जाए। 8 5 13 2 15, 3 से कट रहा है। 5 1 6 3 से कट रहा है। 4 4 8 1 3 से, मतलब 3 5 दोनों से कट रहा है। तो एससीएफ यहाँ पर 15 हो जाएगा। पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन माना जाएगा। अगला देखिएगा, भिन्न दिया गया है, 1/2 है, ए 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है। इसका हमसे एससीएफ अर्थात मासा पूछा है। मासा भिन्नों का जब होता है तो अंशों का मासा होता है, बटे हरों का लासा होता है। अंशों का मासा कर दीजिए तो कितना होगा, इन प्रत्येक का मासा 1 होगा। सबसे छोटी संख्या वैसे भी 1 है, 1 से बड़ा हो नहीं सकता था। लासा करिए, सबसे बड़े के पास गए, 5 चौके 20 या 60 हो, 1/60, 1/60 इसका मासा होगा, जो कि देखिए दोनों प्रश्न को डायरेक्टली पूछ लिया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर आइए। एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं,
हाँ, वरिष्ठ अधिकारी सीनियर ऑफिसर्स हैं और सचिव हैं। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी बचते हैं, वहां ऑफिस में रहते हैं। उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी अगर छुट्टी पर जाते हैं तो प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी पर 5 सचिव रहते हैं अर्थात बचते हैं, एक जो कहिए। तो फिर ज्ञात कीजिए शुरू में कितने सचिव थे, प्रारंभ में कितने सचिव थे। अगर हमने यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर देखा तो चलो प्रारंभ में 40 थे। 40 में अगर 15 सचिव छुट्टी पर चले गए तो 25 ही सचिव बचे। अगर 25 सचिव बचे हैं तो निश्चित तौर पर एक सचिव पर अगर 2 अधिकारी हैं तो अधिकारियों की संख्या 50 हो गई। अगर अधिकारी की संख्या 50 है और 45 छुट्टी पर चले गए, 45 छुट्टी पर चले गए तो बोलिए कितने बचे, यहाँ पर 5 बचे। लेकिन इसने कहा है 5 अगर बचे हैं तो प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं। प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास कितने रहते हैं, 5 सचिव रहते हैं। तो 5 गुणे 5 कितना कर दीजिए, 25 कर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो संख्या 25 के बराबर हो गई। तो राइट सोल्यूशन इस प्रश्न के लिए देखिए आपके पास कितना है, 40 ही होगा, अर्थात सचिवों की संख्या यहाँ पर 40 हो जाएगी। करेक्ट आंसर आपका माना जाएगा। सही है ना। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देख सकते हैं। करेक्ट आंसर आपके पास 40 है, 40 सचिव यहाँ पर टोटल बन रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर जाती है 16 घंटे में। धारा के विपरीत मतलब विपरीत चाल, जब धारा के अगेंस्ट चलती है, इसे हम b से प्रेजेंट कर रहे हैं। और 16 से अगर 80 को भाग कर दें, क्योंकि दूरी बटा समय ही चाल होता है, 16 पंचे 80, 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी विपरीत चाल रही होगी। और धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में जाती है, अनुकूल चाल 72/12 6 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी। स्थिर जल में नाव की चाल पूछा है। स्थिर जल में नाव की चाल मतलब अनुकूल प्लस प्रतिकूल, अर्थात 5 + 6/2 कर दीजिए, 11/2 5.5 उसकी किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रही होगी क्या, धारा के अनुकूल चाल, सॉरी धारा स्थिर जल में नाव की चाल रही होगी। 16वें प्रश्न का 5.5 इसका राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा होगा। अगला देखिए, एक व्यक्ति शांत जल में 22.5 किलोमीटर प्रति 1 घंटे में तय करता है, मतलब प्रति घंटे में चलता है, और पाता है कि उसके धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय का दुगुना है। धारा की गति पूछ रहा है, कोई बात नहीं। धारा के विपरीत लिया गया समय, पहले तो समय की बात करो। धारा के विपरीत लिया गया समय 2 है, तो धारा के साथ लिया गया समय 1 होगा। और यहां पर अगर स्पीड की बात करो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए, हम सबको पता है कि जब भी अगर हमारे पास धारा के साथ का समय और धारा के विपरीत की चाल और धारा के साथ की चाल पता है, जोड़कर 2 से भाग करते हैं तो हमें शांत जल में नाव की चाल आती है, और घटा के 2 से भाग करते हैं तो शांत जल में हमें धारा की चाल पता चल जाती है। जोड़ दीजिए, 3/2 कर दीजिए, तो हमें किसकी चाल पता चलेगी, हमें शांत जल में नाव की चाल। बट ऐसे ही घटाकर मतलब 1/2 कर दीजिए धारा की चाल। यहां पर एक किसकी है, शांत जल में नाव की चाल, तो जोड़ दीजिए तो 3 हो गया। बाकी 3/2 1/2 एक ही चीज है, दोनों को एक साथ ही देखेंगे। 3 की तुलना 22.5 से करिए। हमें शांत जल में नाव की चाल अर्थात 1 का मान निकालना है। 1 का मान हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर दी, सॉरी धारा की चाल निकालनी है, तो धारा की चाल हमको निकालनी है। उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 7.5 होगा, जो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी धारा की चाल आपके सामने है। ठीक है, तो राइट सोल्यूशन इसका देखिए 17वें का डी ऑप्शन है, आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। अगला देखिएगा, एक निर्माता एक विशेष घटक कोई सामान है 2000 टुकड़े ₹50 प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन कहता है कि हम 50 की दर से 2000 टुकड़े की आपूर्ति हम कर देंगे। ठीक है, उसके अनुमान के अनुसार उस समझता है कि जब हम 2000 बनाएंगे तो 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा में पास होने में असफल हो गए, अनुमान के हिसाब से जैसे उसने किया, फिर भी वह 25% का लाभ उठा लेता है, कमा लेता है। कह रहा है यदि 50% घटक नहीं स्वीकार किए या स्वीकार कर दिए गए तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ। उसने 2000 घटक बनाने का वादा किया और प्रत्येक घटक को 50 के रेट से उसने लागत लगा, मतलब कॉस्टिंग उसकी मतलब वादा किया, एक तरह से प्रेजेंट किया, एक प्रकार से उसके लिए उसने कॉस्ट डिसाइड किया, मूल्य डिसाइड किया कितने में हम बेच देंगे। पता चला कि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा में पास नहीं हो पाए। 5% का मतलब यहाँ पर 100 होगा। 100 घटक बेकार थे, 1900 घटक काम के थे। 1900 घटकों को बेच करके उसने 25% का लाभ कमाया। तो पहले सोचो बेचकर पाया कितना, 19 गुणे 50 कर दो, क्योंकि 50 प्रति घटक की यहां पर उसने वैल्यू डिसाइड करी थी। 95,000 प्राप्त किया और 95,000 उसने 20-25% के लाभ पर प्राप्त किया। तो 25% का लाभ मतलब 1/4, अर्थात 4 अगर लागत होगी तो 1 उसका विक्रय मूल्य, अर्थात 5 = 95,000 कर दीजिए। 1 = 19,000 हो गया।
तो लागत भाई 4 होगा 1900 के 76, अर्थात इसकी लागत कितनी है बोले 76,000, लागत है 76,000, करेक्ट है। अब सोचिए पता चलता है कि वह 1000 घटक उसके बेकार हो जाते हैं गुणवत्ता परीक्षा में, क्योंकि 50% घटक बेकार हो गए ना, तो 50% का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा 1000 घटक गुणवत्ता परीक्षा में पास नहीं हो पाए, अस्वीकार कर दिए गए। केवल 1000 घटक उसके काम के हैं, जिससे वह कमाई कितना कर पाएगा बोलिए, 50 से गुणा कर दे 50,000 प्राप्त कर पाएगा। सोचिए वह 76,000 लगाया था, उसकी लागत थी, और 50,000 ही प्राप्त किया, तो नुकसान उसको हुआ 76 की लागत है, 50 प्राप्त हुआ, 26,000 रुपए का उसको नुकसान हो गया, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में दिया है और विश्वास है कि आप सभी ने समझ करके उसका उत्तर किया होगा। तो 18वें का 26,000 राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। अगला देखिएगा, एक कार को जब रुपए 6400 में बेचा जाता है तो श्री राव जी को 20% की हानि होती है। 6400 में बेचने पर 20% की हानि हुई है। कार का क्रय मूल्य पूछा गया है, बहुत आसान सा प्रश्न हो गया। 20% की हानि मतलब 1/5 लिखो, अगर 5 क्रय मूल्य है तो 1 की हानि है, और 5 में 1 घटा दो, 4 उसका विक्रय मूल्य होगा। 4 का मान तुरंत लिख दीजिए 6400, ठीक है, और 5 का मान अर्थात हमसे पूछा है उसका लागत ही तो पूछा था क्रय मूल्य, 4 से डिवाइड कर दीजिए 1600 हो गया, 16 पंचे 80, अर्थात 8,000 रुपए उसकी लागत रही होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। डी ऑप्शन नोट कर सकते हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने एक डीआई का बढ़िया शानदार सा प्रश्न था, सभी लोग ध्यान से देखिए क्या था। पाई चार्ट पुस्तक के प्रकाशन में दिए गए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन, ऐसा ही प्रश्न एक पेट में परीक्षा में पूछा गया था, उसी आधार पर दिया हुआ है। हालांकि कर सकते हैं आप लोग, एक फिगर एक प्रश्न दिया हुआ है, उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर हमको बताना है। कोई किताब है और उस किताब को बनाने में जो प्रकाशक के अलग अलग व्यय होते हैं, हाँ, लागत पर ही लगते हैं, मुद्रण पर 20%, परिवहन पर 10%, कागज पर, जल्दसाजी पर, रॉयल्टी पर, प्रचार लागत पर, इस तरह से खर्च हैं। अब कहा गया यदि पुस्तक का अंकित मूल्य, जो प्रिंटिंग प्राइस डिसाइड होती है जब आप एमआरपी देखते हैं किताबों पर जो लगी होती है, कह रहा जितनी लागत है उससे 40% ज्यादा है, जितनी लागत उससे 40% ज्यादा है। यदि कोई पुस्तक है जिसका कीमत 280 प्रिंट है, ठीक है, तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत क्या होगी, कागज के लिए कितना पैसा लगा है, ये बताना है हम लोगों को। पहले बताइए कि उसका रियल जो है, जैसे अगर 280 प्रिंट किए हो तो बताओ सही में लागत क्या थी। जैसे देखो 40% बढ़ाकर प्रिंट किया गया होता है, 40 मतलब 2/5 है, अर्थात 5 का अगर लागत होगा, 5 लागत होगा तो 2 वृद्धि करके 7 प्रिंट किया गया होगा, और 7 का मान अगर 280 है तो 5 का मान बोलिए कितना, 7 चौके 28, 40 पंचे 200, 200 रुपए उसकी एग्जैक्ट लागत रहा होगा। अब 200 लागत में अगर कागज की तरफ चलो तो कागज 25% दिखा रहा है, कह रहा है कि 1/4 होता। उसने कहा कि अगर 4 लागत है तो 1 रुपए कागज पर खर्च हुआ है, तो 4 का मान हमको देखिए कंफर्म दे दिया है, कितना बोलिए 200, 1 का मान बोलिए कितना हो जाएगा 50, अगर कागज पर 50 रुपए लगा है इस किताब के लिए, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा, किया भी होगा आप लोगों ने। अगला देखिएगा, यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति, धारा के विपरीत मतलब बी 18 है, ठीक है, धारा की गति पूछ रहा है हमसे। यदि धारा की दिशा में इसकी गति विपरीत दिशा में 50%, विपरीत दिशा की तुलना में 50% ज्यादा है, मतलब u का मान इसका 50% बढ़ाएंगे तो 18 का 50% 9 होता है, 18 का 50% अगर 9, 18 9 27 हो जाएगा। धारा की गति अगर निकालनी है तो अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा 2 कर दीजिए, तो धारा की चाल आपकी क्या हो जाएगी बताइए, 27 माइनस 18 बटे 2, 18 9 27 बटे 2 करिए, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगर यहीं पर हमसे नाव की चाल पूछा होता तो आप 18 और 27 को जोड़ते बटे 2 करते। आई बात समझ में? तो इस तरह से इस प्रश्न का सलूशन आप कर सकते थे। अगला देखिएगा, 8 मीटर यहाँ पर 2D का एक प्रश्न पूछा था, त्रिभुज का आसान सा। 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 करिए, आधार कितना है 8 है और ऊंचाई कितनी है 16 है, 2 चौके 8 करिए, 16 चौके 64 करिए, 64 मीटर स्क्वायर इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। बी ऑप्शन नोट कर लीजिए। ठीक है, एक समूह के लोगों के समूह में
40 को चाय पसंद है, पिछले में देखिए जो प्रश्न आए थे दो वेन डायग्राम के, यहाँ पर भी है 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफी, 20 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, कितने लोग केवल चाय पसंद करते हैं। जैसे ऊपर देखिए लिखा है 40 को चाय पसंद है, कुछ लोग हो सकता है 40 को लगा भी दिए होंगे, लेकिन केवल चाय पसंद होना और चाय पसंद होना दो अलग अलग बातें हैं। जैसे मैं केवल चाय पीता हूँ या मैं चाय पी लेता हूँ, तो चाय पी लेता हूँ तो कुछ और भी पी सकता हूँ, कॉफी भी पी सकता हूँ, पानी भी पी सकता हूँ, लेकिन केवल चाय पीता हूँ तो उसका सिस्टम देखो, चाय का गोला बनाया और कॉफी का बनाया, टी है, दिस इज कॉफी। चाय पीने वालों की संख्या 40 है, कॉफी पीने वालों की संख्या 30 है। 20 लोग ऐसे हैं जो चाय कॉफी दोनों पी सकते हैं। तो अब अगर हम इस पूरे गोले की बात करें तो यह संख्या 40 है चाय वालों की, लेकिन इसमें से 20 ऐसे हैं जो इधर जा सकते हैं, अर्थात तो कॉफी भी पी सकते हैं। तो 20 ऐसे होंगे जो केवल चाय पिएंगे। ठीक है, केवल चाय पीने वालों की संख्या बोलो कितनी हो जाएगी, 20 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं। एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। खराब मौसम के कारण अपनी यात्रा के अगले 200 किलोमीटर वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मतलब चलता है। यहां पर दूरी आपने देखा समान थी, दूरी समान थी। अगर दूरी समान है, जैसे घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, घर से कार्यालय जाना, कार्यालय से घर आना, तो इस दूरी का कोई अर्थ नहीं रहा हमसे, क्योंकि एवरेज स्पीड पूछा है पूरी यात्रा के दौरान। तो हम लोग ऐसी कंडीशन में जब कभी ये चाल आपको मान लो ए दिया है, यह चाल आपको बी दिया है, एवरेज स्पीड का फार्मूला इस समय फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैंने फार्मूले से कभी नहीं कराया है, मैंने एक दूरी मानकर कराया है जो एलसीएम लेकर कराया है। एवरेज स्पीड के लिए आप ट्वाइस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी लगा सकते हैं, करेक्ट है। तो 2 गुणे यहां पर कितना कर दें, 80 गुणे कितना कर देते हैं 50 बटे 80, 50 जोड़ेंगे तो 130 होगा, शून्य हो गया, 5 दूना 10, 800 हो गया, 800 बटे आप 13 कर दो, 13 छंगे 78 होता है, 2 0 13 के 61 दशमलव कुछ है दिख रहा, हाँ 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आशा करता हूं ये भी समझ आया होगा, करेक्ट है। 6 आमों की कीमत 90 रुपए है, तो 10 आमों की कीमत बता दो क्या होगी। 6 का मूल्य यदि 90 है, सीधा सीधा तुलना है, 10 का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 15 बार होता है, 15 दाम में 150 होता है, 150 हो जाएगा। राइट सोल्यूशन आप लोग डी दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 थी, अर्थात कुल डिसाइड किया गया 96 रुपए हम मिलकर जुलकर खर्च करेंगे। 4 छात्र आए ही नहीं, तो आए ही नहीं तो इसका मतलब है 96 जो डिसाइड हुआ वो तो होना ही होना था, तो प्रत्येक के ऊपर प्रत्येक का लोड मतलब कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। अब इसको अगर ऑप्शन से करो तो वो भी सही है, ऐसे भी करो तो वो भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर छात्रों की संख्या n मान ले और प्रत्येक छात्र के ऊपर खर्च इतना हो जाए, अगर छात्रों की संख्या यहाँ पर n-4 हो जाएगी तो यह वैल्यू आपकी 4 बढ़ जाएगी। मतलब इससे अगर इसको घटा दें तो डिफरेंस कितना आना चाहिए पता है, 4। लेकिन इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो ऑप्शन पे जा सकते हैं ऐसी कंडीशन में। कैसे, जैसे अगर हम इसी में से कोई एक ऑप्शन ले लें, अगर सपोज करो हमने 10 लिया, 10 से भाग करेंगे यहाँ पर तो 9.6 आएगा, डेसिमल में वैल्यू आएगी, जबकि एग्जैक्ट यहाँ पर डेटा है, ये पॉसिबल नहीं है, करेक्ट है। अब 6 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, और 6 से 4 निकलेगा, 2 से भाग करेंगे तो 48 आएगा, डिफरेंस क्या 4 है, नहीं है। 8 लीजिए, अगर 8 से भाग करिए, अब 12 8 96 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 से भाग करने पर 16 आता, और 6 में से 2 तब भी वहां पर कोई फायदा नहीं था, इसको छोड़ दीजिए। 8 से भाग करने पर 12 आया, और 8 में से 4 कम कर दीजिए, 4 से भाग करने पर 24 आया, अंतर 12 का है, जबकि अंतर 4 का चाहिए। अब लास्ट बच रहा है 12, 12 से भाग करिए, 12 8 96 आया, और 12 में से 4 घटा दीजिए 8, 8 से भाग करिए, 8 12 में 96 आया, डिफरेंस देखिए 4 का है, मतलब 4 इधर ज्यादा है, 4 उधर कम है, तो इसलिए सही उत्तर प्रारंभ में छात्रों की संख्या जो यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी ये पूछ रहा है, क्या है नहीं पूछ रहा है। कुछ लोगों को डाउट होगा, क्या थी प्रारंभ में, क्या प्लानिंग हुई थी, 8 लोगों की नहीं हुई थी, 12 लोग की हुई थी, तो 12 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। इस डायग्राम को देखिएगा, इस डायग्राम में देखकर डाउट ये होगा कि ये 2 फिगर हैं जबकि 2 नहीं है, इसको तो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, सही में ये फिगर है। उसी आंकड़े को जो हमको दिख नहीं रहा एग्जैक्टली यहाँ दिखा दिया गया नंबर को लिख करके। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पता लगाइए कि पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक चाय की अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या है। अधिकतम प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो आपको चाय की वृद्धि देखनी है। 13 से 15 मतलब 2 बढ़ा, 15 से 17 मतलब 2 बढ़ा, सबसे ज्यादा देखिए तो यहाँ बढ़ा हुआ है 3, और किस पर बढ़ा है, 17 पर। 3 गुणे 100 बटे आप 17 कर दें, 300 बटे 17 हो गया, 17 1 के 17,
13, 17 सत्ते 119, 17.65% आ जाएगा। डी ऑप्शन आपके लिए राइट सोल्यूशन यहाँ पर दिख रहा है। बाकी चाय का, कॉफी का कोई उपयोग यहाँ पर नहीं है। करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, एपीडीआई का प्रश्न है और यही अंतिम प्रश्न है मैथ्स का, इसको भी ध्यान दीजिएगा। कहा है कि स्कूल कक्षा 10 है कि छात्रों के 4 सेक्शन है, ABCD हैं। परिणाम देखिए यहाँ पर दिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी। दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण, अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण लेकिन वार्षिक में उत्तीर्ण, अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण लेकिन वार्षिक में अनुत्तीर्ण, दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण। ठीक है, हमसे यही पूछा है कितने जो उत्तीर्ण प्रतिशत है दोनों परीक्षाओं में, किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सर्वाधिक था। जैसे अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो जैसे मान लो यहाँ 64 लोग उत्तीर्ण हुए, 64 बच्चे। टोटल संख्या कितनी है जोड़ के देखिए, अगर यहाँ पर जोड़ते हैं 14 6 20 है और 20 20 40 8 48, 48 और 60 40 100, 100 8 112 हो जाएगा। 64 112, 64 112 पर है। ठीक है, 64 112 पर है। इसी प्रकार से यह 55 है और इनकी संख्या का टोटल जोड़कर देखिएगा तो 23 12 कितना हो जाएगा, 23 12 20 10 30 और 23 17 जोड़ लीजिए, 40 40 और 10 50 2 52 और 107 हो जाएगा। मतलब 55/107 हो जाएगा। अभी मैं 1 मतलब इसे लिख रहा हूं, जबकि गुणे 100 भी करना होता है, परसेंटेज बनाना है। तो इसको देखिए 46 है, अगर हम 46 लिखते हैं और इसको सब जोड़ा तो कितना हो रहा है, 9 8 17 17 17 34 हुआ और 40 30 70 70 और कितना हो जाएगा, देखिए एक मिनट, 9 8 17 17 17 34 होगा और 34 और 46 जोड़ दिया तो 80 हो गया। मतलब 46/80 कर दिया, 46 बटा कितना कर दिया, 80 कर दिया। इसी प्रकार से लास्ट 76 है और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, जोड़ कर देखिए मुझे यहाँ पर, इसको देखो 40 दिखा, 55 हुआ, 55 है, 55 और 76 जोड़ा 6 5 11 7 5 12 131 है। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू दिख रही ये है। ठीक है, तो परसेंटेज भी जब आप बनाएंगे तो सेक्शन डी का मान पॉइंट सब नियरेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन के आधार पे तुलना करनी होती है। सबसे सर्वाधिक मान सेक्शन डी का आया है और इस हिसाब से इस तरह के प्रश्न का उत्तर हम लोग कर सकते हैं। आशा करता हूं पूरा प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रश्न में अगर कहीं डाउट हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस प्रश्न को फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आगे जिसकी भी परीक्षा उसके लिए सेशंस बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं। आपने अगर किया था, आज के शिफ्ट को देखा था, तो आप ये भी बताइए कितने प्रश्न आप हल कर पाए थे। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।